तो यस बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज के बच्चे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम अपने सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। एंड ऑब्वियसली आप वीडियो के टाइटल से समझ ही चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने डायरेक्टर्स का जो सेकंड टॉपिक है उसे रिवाइज करने जा रहे हैं। डायरेक्टर्स बेटा हमारा जो टॉपिक है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड रहता है, जिसमें सेकंड चैप्टर सबसे ज्यादा क्रूशियल आता है बिकॉज वहां पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शंस आते हैं। तो उसी की एक सुपर फास्ट रिवीजन हम इस वीडियो में टारगेट करेंगे। नीडलेस टू से, अगर कोई सीएस या किसी और कोर्स का स्टूडेंट है और उसके केस में भी डायरेक्टर्स का टॉपिक एप्लीकेबल है, वो भी इस वीडियो को रेफर कर पाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू बेटा ये रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। और ये रिवीजन हमारी आने वाली है डायरेक्टर्स की सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर बेटा जिसका नाम रहता है आपका मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। तो डायरेक्टर का पहला चैप्टर बेटा आपका स्टार्ट हुआ था सेक्शन 149 से और वो गया था 172 तक। वहां आपने सीखा था कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कैसे होता है, डायरेक्टर कैसे आएंगे, कैसे रिमूव होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब एक बार कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ चुके हैं, अब वो अपना काम धंधा कैसे करेंगे, कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, ये आपको डायरेक्टर्स का सेकंड चैप्टर सिखाता है। दैट इज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पार्ट्स। सेक्शन 173 से बेटा ये स्टार्ट होता है और 195 तक ये चैप्टर जाएगा। दैट इज मीटिंग ऑफ बोर्ड। तो यहां बोर्ड मीटिंग और उनकी पावर्स की हम चर्चा करने वाले हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का पढ़ाने के लिए या आज की इस क्लास का जो सेशन है बेटा इसको रन करने के लिए मैं अपनी समरी का इस्तेमाल करने वाले जो हमारी कॉम्पैक्ट बुक है। इन केस ये कॉम्पैक्ट बुक की आपको भी रिक्वायरमेंट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस इट। तो बेटा विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहला सेक्शन बेटा जो इस चैप्टर के अंदर आता है वो आता है आपका सेक्शन 173, जिसने बात करी थी बोर्ड मीटिंग की। और इसने क्या कहा भाई, सबसे पहली बात फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। पहली बात, हर कंपनी को इनकॉर्पोरेट होते ही बेटा 30 दिन के अंदर अपनी पहली बोर्ड मीटिंग करनी होती है। और उसके बाद लॉ ने कहा जी हर कैलेंडर ईयर में आप 4 बोर्ड मीटिंग जरूर करिएगा। और आपको बोर्ड मीटिंग इस तरीके से करनी होगी कि हर 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का आपका गैप नहीं होना चाहिए। तो 120 डेज का मैक्सिमम गैप अलाउड है, इससे ज्यादा का गैप आपको रखना परमिटेड नहीं है। इनडायरेक्टली हम कह देते हैं अगर आप हर क्वार्टर में एक एक बोर्ड मीटिंग भी कर लो आपका काम चल जाएगा। हालांकि लॉ ने क्वार्टरली रिक्वायरमेंट ले डाउन नहीं करी, उन्होंने कहा जी हर कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग करिएगा, 2 के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। फिर बेटा यहां पर आई सेक्शन 8 कंपनी एग्जम्पशन। उसके लिए लॉ ने क्या कहा, सेक्शन 8 कंपनी आप एक काम करना, आप हर 6 कैलेंडर मंथ में एक एक बोर्ड मीटिंग करते रहना, आपका काम चल जाएगा। फिर बात आई बेटा आईएफएससी कंपनी के लिए, उनको क्या कहा गया कि जी आप भी हर 6 कैलेंडर मंथ में अपनी एक एक बोर्ड मीटिंग करते रहिएगा, काम चलेगा, पर आपको इनकॉर्पोरेट होती 60 डेज में अपनी पहली बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है। एंड फाइनली बेटा यहां पर एक एग्जम्पशन आई, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट, ओपीसी एंड स्टार्टअप। और इन 4 टाइप की कंपनीज को क्या कहा गया कि आप भी हर 6 कैलेंडर मंथ में अपनी एक एक बोर्ड मीटिंग करते रहना। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या आई, अगर आप 2 बोर्ड मीटिंग कर रहे हो उनके बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। ध्यान रखना बेटा, ऊपर हमने क्या सीखा था, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। यहां पर क्योंकि आप 2 ही मीटिंग कर रहे हो तो ऐसा ना हो बैक टू बैक ये मीटिंग कर डाली, तो लॉ ने कहा मिनिमम 90 डेज का गैप आपको रखना पड़ेगा। तो ये तो बात आई बेटा हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोर्ड मीटिंग। अब सर बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे कैसे, दैट इज नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो बेटा जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है वो आपको मीटिंग से 7 दिन पहले अपने सारे डायरेक्टर्स को भेजना रहेगा। ध्यान रखना बेटा ये नोटिस हर डायरेक्टर को जाएगा, चाहे ओरिजिनल डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, हर डायरेक्टर को आपको ये नोटिस भेजना है। इवन दो अगर डायरेक्टर कह गया था कि मुझे नोटिस की जरूरत नहीं है, तब भी आप उसको नोटिस ये भेजोगे। तो ध्यान रखना बेटा नोटिस हर डायरेक्टर को ही जाएगा, इट इज मैंडेटरी। इस पर भी कई बार सवाल आते हैं। तो नोटिस हैज टू बी सेंड टू ईच एंड एवरी डायरेक्टर और मीटिंग से 7 दिन पहले ये नोटिस जाना जरूरी है। अगर सर हमें इमरजेंसी बेसिस पर कोई बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ जाए तो ऐसे केस में हम 7 दिन के नोटिस का वेट नहीं कर सकते। तो क्या यहां पर शॉर्टर नोटिस पर भी बोर्ड मीटिंग आ पाएगी? आ पाएगी बेटा। ऐसे केस में लॉ ने क्या कहा, आप बोर्ड मीटिंग बुलाइए पर मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर प्रेजेंट हो। बाई चांस सर उस इमरजेंसी वाली मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाए तो लॉ ने कहा जी कोई नहीं, आप मीटिंग के अंदर डिसीजन लीजिए, वो डिसीजन आप सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करिएगा और बाद में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से आप उसे रेटिफाई जरूर करना। यहां पर बेटा एडिशनली हमने जाना अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 लगता ही नहीं, तो ऐसी कंपनी शॉर्टर नोटिस पर बोर्ड मीटिंग कैसे बुलाएगी? तो बेटा उसका लॉ या उसका आंसर कंपनीज एक्ट के अंदर तो नहीं लिखा, उसका आंसर हमें देता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1। और उसने क्या कहा था, ऐसे केस में कंपनी आप अपने मेजॉरिटी डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ अपनी शॉर्टर नोटिस वाली बोर्ड मीटिंग कर पाओगे। एंड फाइनली बेटा जैसे ही आप कोई बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर कैसे आ सकता है? तो जी लॉ ने डायरेक्टर को दिया है ऑप्शन कि डायरेक्टर या तो आप इन पर्सन बोर्ड मीटिंग में जा सकते हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये वाली बोर्ड मीटिंग अटेंड कर पाओगे। और ध्यान रखना बेटा ये डायरेक्टर का एक अधिकार होता है कि अगर डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आना चाह रहा है तो कंपनी को ये फैसिलिटी डायरेक्टर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहां पर अचिंत्य कुमार बरुआ का एक केस भी आया था। तो यहां पर डायरेक्टर का एक अधिकार है कि वो चाहे तो मीटिंग में या तो इन पर्सन आ सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मींस। यहां पर बेटा एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आया था, एक बार क्वेश्चन आया था कि जी कंपनी ने अपने डायरेक्टर को सिर्फ ऑडियो मींस की फैसिलिटी दे दी, वहां पर वीडियो एक्सेसिबल नहीं था, क्या वो वैलिड है? नहीं, आपको ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी अपने डायरेक्टर को प्रोवाइड करनी रहेगी और उसकी मर्जी है जी, वो चाहे इन पर्सन आ जाए चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ जाए। और ध्यान रखना बेटा चाहे डायरेक्टर इन पर्सन आया है चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आया है, क्या वो कोरम में काउंट हो जाएगा? यस, ये बात हम सेक्शन 174 में पढ़ेंगे, दोनों ही डायरेक्टर कोरम के अंदर काउंट हो जाते हैं। पर फिर बेटा यहां पर एक रूल चाह रहा था
और पार्लियामेंट ने सीजी को एक पावर दे रखी थी, क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप चाहो तो आप कुछ ऐसे बिजनेसेस प्रिस्क्राइब कर सकते हो जहां पर डायरेक्टर्स का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। वहां पर अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ रहे हैं तो काम नहीं चलेगा, वहां पर उनका फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। और बेटा क्या सीजी चाहे तो ऐसे बिजनेस स्पेसिफाई कर सकता है? यस, पहले यहां पर किसी जमाने में ये बिजनेसेस हुआ करते थे, बट ड्यू टू कोविड-19 ये वाली बात बेटा अभी के लिए यहां से रिमूव्ड है, तो करंटली ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके लिए सीजी ने ये बातें प्रिस्क्राइब करी हो। पर सीजी चाहे तो बेटा किसी भी बिजनेस को फर्दर यहां पर प्रिस्क्राइब कर सकता है। इन केस सीजी ने बेटा यहां पर बिजनेस प्रिस्क्राइब किया तो डायरेक्टर्स को इन पर्सन ही आना है। डायरेक्टर्स ने कहा जी देखो इन पर्सन हम कोरम जितने आ गए तो हमारी इन पर्सन वाली मीटिंग तो हो सकती है, तो क्या हमारे बाकी के डायरेक्टर फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर पाएंगे? द आंसर इज यस। तो यहां पर लॉ ने क्या कहा, ये वाले मैटर जो सीजी प्रिस्क्राइब करेगा यहां पर फिजिकल कोरम का प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। तो इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो हम क्या कह सकते हैं, इन वाले मैटर्स में फिजिकल कोरम जितने डायरेक्टर पक्का पक्का है, बाकी डायरेक्टर चाहे वीसी से ही मीटिंग अटेंड करे चलेगा। तो बेटा ये सारी बातें आपकी आई थी सेक्शन 173। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रिगार्डिंग हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें क्लासेस में और सीखी थी। क्या क्या सीखा था बेटा, कि जो भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आना चाह रहा है वो अपना, लेट मी जस्ट शो यू द रेलेवेंट प्रोविजंस ओनली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको मेन बुक से वो मेन बातें फटाफट से दिखा देता हूं कि जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रिगार्डिंग और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, उनको और ध्यान रखिएगा बस। ये हमारी मेन बुक है बेटा, इसमें से फटाफट से बस वो वाले पॉइंटर्स आपको मैं शो कर देता हूं। तो हमने बेटा अपनी बुक के अंदर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बातें चैप्टर के एंड में बाय वे ऑफ एनेक्जर आपको बताई थी। मेन बातें बताता हूं कि जी चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेवारी रहेगी तरीके से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली मीटिंग अटेंड करवाना, मेक श्योर करना सारे डायरेक्टर्स को वीडियो वगैरह एक्सेसिबल है, रोल कॉल लेना मीटिंग की स्टार्टिंग में, और कोई भी वोटिंग कराने से पहले डायरेक्टर का नाम यहां पर लिया जाता है कि ये वाला डायरेक्टर अब बोलने वाला है। अगली बात बेटा, नोटिस ऑफ मीटिंग में आप डायरेक्टर को ये बातें बताते हो कि डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आ पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यू में आती है, क्या डायरेक्टर मीटिंग में आने से पहले बताएगा आने वाली मीटिंग में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आना चाहता हूं, पर अगर वो चाहे तो वो अपने पूरे साल का डिक्लेरेशन एडवांस में प्रोवाइड कर सकता है कि जी इस साल जितनी भी बोर्ड मीटिंग होंगी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा। पर ये डिक्लेरेशन देने के बाद अगर डायरेक्टर का मन कर जाए बेटा किसी मीटिंग में फिजिकली जाने का, क्या वो जा सकता है? बिल्कुल यस। अगली बात ये है भाई, यहां पर प्रॉपर रोल कॉल किया जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात बेटा जो पेपर में पूछी गई है कि जी मीटिंग का वेन्यू क्या होगा, तो बेटा जो भी नोटिस में मीटिंग का वेन्यू बताया गया था उसे ही मीटिंग का वेन्यू माना जाएगा, क्योंकि हर इंसान दूर दूर बैठा वीसी से मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो जो भी नोटिस में मीटिंग का वेन्यू था दैट विल डीम टू बी द वेन्यू। अगली बात बेटा यहां पर क्या आई, ये इंपॉर्टेंट थी कि अगर बेटा मीटिंग में कोई रजिस्टर या डॉक्यूमेंट पेश हुआ जिस पर हमें किसी डायरेक्टर के सिग्नेचर की आवश्यकता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठा डायरेक्टर उस पर साइन कैसे करेगा? तो बेटा ऐसे केस में लॉ ने कहा डायरेक्टर वीसी से मीटिंग अटेंड कर रहा है, चेयरमैन उसका डिसीजन पूछेगा और बेटा चेयरमैन उसका डिसीजन पूछकर मिनट्स बुक में एंटर करेगा और माना जाएगा उस डायरेक्टर ने अपने साइन किए। तो ध्यान रखना बेटा, जैसे ही मीटिंग में कोई रजिस्टर प्लेस किया जाएगा, चेयरमैन उनसे डिसीजन पूछता है, मिनट बुक में लिखता है और माना जाता है उस डायरेक्टर ने अपना कंसेंट यहां पर पास कर दिया है। फाइनली बेटा जैसी मीटिंग पूरी हो जाती है उसके मिनट्स तैयार होंगे। ड्राफ्ट मिनट 15 दिन में कंपनी सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करेगी, जिस पर डायरेक्टर अगले 7 दिन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं और फिर वो बेटा मिनट्स हो जाते हैं फाइनलाइज। तो जब मीटिंग कंक्लूड हुई 15 दिन में डायरेक्टर्स को सर्कुलेट होंगे, 7 दिन में वो अपना कंक्लूजन देते हैं। और ध्यान रखना मीटिंग से 30 दिन के अंदर कंपनी फिर फाइनल मिनट्स को कर देती है कंक्लूड। 30 दिन के अंदर आपके मिनट्स एज पर सेक्शन 118 किए जाते हैं तैयार। तो ये सारी बातें बेटा हमने जानी थी सेक्शन 173 के रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग। पर बेटा जैसी बोर्ड मीटिंग की बात आई, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये उठा कि हम डायरेक्टर्स को नोटिस तो भेज रहे हैं, पर क्या हर डायरेक्टर अपनी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में आ पाएगा? इस चैप्टर ने कहा नहीं, बिकॉज इस चैप्टर में बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन आया सेक्शन 184, और उसने क्या कहा, उसने डायरेक्टर्स पर लगाई रोक कि डायरेक्टर अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो, ऐसे केस में शायद आप बोर्ड मीटिंग में नहीं आ पाओगे। तो बेटा इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 184 पर। ध्यान रखना बेटा सेक्शन 184 के हैं 2 सब सेक्शन। सबसेक्शन 1 तो आपका डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ये प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों कंपनी पर लगता है। पर जो सबसेक्शन 2 है वो डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने पर रोक लगाता है, वो आपका सिर्फ पब्लिक कंपनी पर अप्लाई करता है। प्राइवेट कंपनी में अगर डायरेक्टर इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे दे तो उस पर ये सबसेक्शन 2 नहीं लगेगा। बस ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी एक कंप्लायंट कंपनी होनी चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी ने सेक्शन 92 की एनुअल रिटर्न या 137 के फाइनेंशियल्स का डिफॉल्ट किया, फिर उसकी एग्जम्पशन छिन जाती है। यह बात हम हमेशा कंपनीज एक्ट में ध्यान रखते हैं। एनीवेज सब सेक्शन 1 आ रहा है बेटा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, प्राइवेट पब्लिक दोनों कंपनीज पर लगेगा। और इसने कहा जी किसी भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो अपॉइंट होने के बाद होने वाली पहली बोर्ड मीटिंग, हर साल होने वाली पहली बोर्ड मीटिंग, एंड उसके बाद जब भी उसने जो डिस्क्लोजर्स दिए हैं उसके अंदर अगर कोई भी चेंज आता है तो वो अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देगा, जो भी इंटरेस्ट वो किसी भी दूसरी कंपनी या कंसर्न में होल्ड करता है।
तो आज अगर मेरी कंपनी का डायरेक्टर बेटा किसी दूसरी कंपनी के अंदर 10% की शेयर होल्डिंग रखे हुए है, किसी फर्म में पार्टनर है, तो वो अपने इस इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर यहां पक्का पक्का प्रोवाइड करेगा। बस यहां पर बेटा सेक्शन एक छोटा सा बेनिफिट दे दिया कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर अगर किसी दूसरी कंपनी में थोड़े मोड़े शेयर होल्ड करे हुए, लेट्स से बस 2% तक की शेयर होल्डिंग उसकी है, तो इस केस में वो डिस्क्लोजर देने से बच जाता है। तो बस ये एक छोटा सा बेनिफिट दिया गया कि मिनिमल शेयर होल्डिंग आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा यहां पर सबसेक्शन 2 आया और सबसेक्शन 2 ने डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक लगाया कि डायरेक्टर हमारी कंपनी की कुछ बोर्ड मीटिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल बेटा आज रिलायंस की कोई बोर्ड मीटिंग आ रही है, तो ये सेक्शन कह रहा है रिलायंस शायद आपका डायरेक्टर आपकी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। रिलायंस ने कहा जी कब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, अगर रिलायंस आप किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोर्ड मीटिंग कर रहे हो जिस बॉडी कॉर्पोरेट में आपका डायरेक्टर या तो अकेला या वो बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिलकर के 2% से ज्यादा, ध्यान रखना बेटा 2% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता हो, या उसमें वो प्रमोटर मैनेजर या सीईओ, दैट इज ये डायरेक्टर बेटा या तो अकेला या बाकी डायरेक्टर के साथ मिलकर 2% से ज्यादा होल्ड करता हो, या ये प्रमोटर मैनेजर या सीईओ है, तो रिलायंस की बोर्ड मीटिंग में ये डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहां पर डायरेक्टर की अपनी शेयर होल्डिंग काउंट होती है, बाकी किसी और डायरेक्टर ने भी अगर शेयर रखे क्लब करके काउंट करेंगे, और वो शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा होनी चाहिए। इस पर इंस्टीट्यूट ने सवाल बनाए हुए हैं कि अगर एग्जैक्ट 2% की बेटा शेयर होल्डिंग होती है, ऐसे केस में ध्यान रखना ये वाला सेक्शन आपका अप्लाई नहीं करता। ये सिर्फ कब अप्लाई करेगा, अगर शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा की। और एक और चीज का ध्यान रखना बेटा, यहां पर डायरेक्टर को इंटरेस्टेड कब माना जाएगा, जब वो खुद या बाकी डायरेक्टर के साथ 2% से ज्यादा होल्ड करेगा। अगर डायरेक्टर का कोई रिलेटिव भी शेयर होल्ड करे हुए है, तो वो वाली शेयर होल्डिंग बेटा यहां पर कंसिडर नहीं होती है। तो ध्यान रखना इस सेक्शन के पर्पस के लिए रिलेटिव की शेयर होल्डिंग इस बॉडी कॉर्पोरेट में काउंट नहीं होती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी कई बार सवाल बने, तो ध्यान रखना रिलेटिव की शेयर होल्डिंग को आपको कंसिडर नहीं करना। तो डायरेक्टर अकेला या बाकी डायरेक्टर के साथ 2% से ज्यादा होल्ड करे, या इस बॉडी कॉर्पोरेट में प्रमोटर मैनेजर या सीईओ है, तो ऐसे केस में डायरेक्टर आप बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या रिलायंस ने अगर बेटा कॉन्ट्रैक्ट किया किसी दूसरी एंटिटी के साथ, फॉर एग्जांपल किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ, एचएफ के साथ, तो अगर हमारी कंपनी का डायरेक्टर उस दूसरी एंटिटी में या तो पार्टनर है या ओनर है या मेंबर है, ऐसे केस में भी वो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना बेटा पार्टिसिपेशन इन दी बोर्ड मीटिंग इन सच अ केस इज नॉट अलाउड। और वंस अगेन यहां पर डायरेक्टर की अपनी पार्टनरशिप ओनरशिप मेंबरशिप देखी जाती है, रिलेटिव अगर पार्टनर ओनर मेंबर है तो ये सेक्शन उसको कवर नहीं करता। तो ध्यान रखना सबसेक्शन 2 में रिलेटिव की पार्टनरशिप ओनरशिप मेंबरशिप काउंट नहीं होती। तो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है या नहीं सबसेक्शन 2 में, उसके लिए बेटा आपको इस बातों का ध्यान रखना है। और बेटा अगर डायरेक्टर ने ये बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, ध्यान रखना बेटा पार्टिसिपेट करने से रोके, इसका क्या मतलब है कि ना तो आप कोरम में काउंट होगे, ना वोट डालोगे, ना ही मीटिंग में प्रेजेंट रहोगे, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टर ने बेटा पार्टिसिपेट कर लिया, ऑब्वियसली सेक्शन की फाइन पेनल्टी तो लगेगी, पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। और साथ में ध्यान रखना बेटा अगर डायरेक्टर ने सब सेक्शन 1 का डिस्क्लोजर देना भूल गया या सब सेक्शन 2 में पार्टिसिपेट कर लिया, साथ में उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा सेक्शन 167। ये बात आपने 167 में सीखी थी कि अगर डायरेक्टर इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देना भूल जाता है या 184(2) के कॉन्ट्रावेशन में मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, साथ ही में उसका ऑफिस वेकेट मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 167। तो ये सारी बातें आई थी बेटा रिगार्डिंग सेक्शन 184। तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस गया, कुछ डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आएंगे, कुछ डायरेक्टर मीटिंग में आएंगे, और फिर अगली चीज बेटा हम क्या चेक करेंगे कि एक रिस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ मीटिंग में प्रेजेंट है या नहीं, कि क्या मीटिंग में कोरम आया है या नहीं। तो उसके लिए बेटा आपका आया सेक्शन 174 कोरम। और बेटा बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, या तो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। ध्यान रखना विच एवर इज हायर, तो 1/3 या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। पर जो सेक्शन 8 कंपनी है बेटा उसके लिए कोरम कितना होगा, 8 मेंबर या 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस, बट कम से कम 2 डायरेक्टर्स का तो यहां पर प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। तो बड़ा आसान है जी, सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए कोरम कितना होगा, 8 मेंबर या 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। बस यहां पर है विच एवर इज लेस, पर कम से कम 2 डायरेक्टर्स का तो प्रेजेंट होना यहां पर जरूरी है, वो चीज का ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल बेटा सेक्शन 8 कंपनी है, उसके अंदर मैं कह देता हूं सिर्फ 4 डायरेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज, तो 4 डायरेक्टर का अगर हमने 25% निकाला तो कितना आ गया, 1। क्या 1 डायरेक्टर से यहां पर काम चलेगा, नहीं, मिनिमम 2 तो यहां पर होने चाहिए। तो ध्यान रखना नॉर्मल कंपनी के लिए कोरम इज 1/3 या 2 विच एवर इज हायर। सेक्शन 8 के लिए इट इज 8 मेंबर या 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस, बट मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। सर हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई और कोरम आया ही नहीं, तो क्या होगा, तो ध्यान रखना बेटा उस मीटिंग को मान लिया जाएगा एडजर्न। सर कब के लिए एडजर्न होगी, जैसा कंपनी के आर्टिकल्स बताएंगे, पर अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा तो बेटा बोर्ड मीटिंग एडजर्न हो जाएगी अगले हफ्ते सेम डेट टाइम एंड प्लेस पर। और बाई चांस वो दिन अगर नेशनल हॉलिडे निकला तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे जो हॉलिडे नहीं है। और सर अगर इस दिन एडजर्न्ड दिन वाले भी दिन भी कोरम नहीं आया तो ध्यान रखना बेटा वो बोर्ड मीटिंग कैंसल्ड मान ली जाती है। यहां बच्चा गलती कर जाता है,
जनरल मीटिंग के केस में आप क्या सीखते थे कि जी मेंबर की एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो जितने मेंबर आए उन्हें कोरम मान लेंगे। बोर्ड मीटिंग में ऐसा नहीं होता। बोर्ड मीटिंग अगर एडजर्न हुई है और उसमें भी कोरम नहीं है तो वो मीटिंग कैंसल आउट मान ली जाती है। इस चीज का बेटा ध्यान रखना। और साथ ही में एक जस्ट छोटा सा पॉइंट और, बेटा बोर्ड मीटिंग एक कंपनी कहां किस समय कर सकती है, लॉ ने कुछ बताया ही नहीं। तो हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग के लिए आपकी मर्जी है, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय आप बोर्ड मीटिंग करें चलेगा। पर बेटा ये इस बात की एक एक्सेप्शन है कि अगर बोर्ड मीटिंग एडजर्न हुई और कंपनी के आर्टिकल्स ने कुछ नहीं बताया तो वो अगले हफ्ते नेशनल हॉलिडे पर नहीं हो सकती। ये एक एक्सेप्शन इस बात की आ जाती है, वरना आप बोर्ड मीटिंग किसी भी दिन किसी भी जगह कर पाएंगे। अगली बात बेटा यहां पर कोरम के लिए क्या आई कि लेट्स सपोज बेटा कंपनी में कभी जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे वही कोरम के नीचे चले गए और आज कंपनी में इतने डायरेक्टर्स नहीं है कि बोर्ड मीटिंग हो पाए। बेटा ऐसा केस कब अराइज होगा, अगर कंपनी में सिर्फ अकेला डायरेक्टर बचा है। क्योंकि अगर कंपनी में 2 डायरेक्टर्स भी है बेटा हमेशा वो कोरम के लिए सफिशिएंट रहते हैं। तो ध्यान रखना ये सिचुएशन सिर्फ तब अराइज होगी अगर कंपनी में सिर्फ सिंगल डायरेक्टर है। तो बेटा ऐसा अगर कोई केस अराइज हो गया तो ऐसे केस में बेटा अगर कोरम जितने डायरेक्टर्स है ही नहीं तो क्या होगा, तो लॉ ने कहा जी ऐसे केस के अंदर बोर्ड मीटिंग फिर भी हो सकती है पर सिर्फ 2 पर्पसेस के लिए, कि डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ कोरम जितनी बढ़ाने के लिए या जनरल मीटिंग बुलाने के लिए। जी डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाकर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा, अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लेगा, या जनरल मीटिंग बुलाकर मेंबर द्वारा यहां पर डायरेक्टर को अपॉइंट करवा दिया जाएगा। एंड लास्ट बेटा इंपॉर्टेंट बात जो इस सेक्शन के अंदर आई क्या, कि जी अगर बाई चांस किसी कंपनी में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं वो टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 या उससे ज्यादा टप जाए। फॉर एग्जांपल बेटा कंपनी में टोटल 12 डायरेक्टर्स है और 12 डायरेक्टर्स में से बेटा लेट्स प्रिज्यूम, मैंने कहा जी 12 डायरेक्टर में से आज कंपनी एक ऐसा बिजनेस कर रही है जिस बिजनेस के अंदर लेट्स से 9 डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। तो बेटा नॉर्मली सबसेक्शन 1 के लिए इसका कोरम कितना होता, 1/3 या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। 1/3 निकाला 12 का तो कितना आ गया 4, या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। नॉर्मली बेटा इस कंपनी का कोरम रहता है 4 डायरेक्टर, पर यहां पर क्योंकि 9 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में सेक्शन ने क्या कहा, कंपनी कोई दिक्कत नहीं, आपके जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं उन्हें कोरम मान लिया जाएगा एंड उनके साथ आप मीटिंग कर सकते हो, बट दे हैव टू बी एटलीस्ट 2। दैट इज अगर कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इंटरेस्टेड का मतलब 184 वाले इंटरेस्टेड, तो अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है बेटा अगर वो 2/3 या उससे ज्यादा आ गए तो जो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर है उन्हें कोरम हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे, पर ध्यान रखना वो एटलीस्ट यहां पर 2 जरूर रहने चाहिए, तो मिनिमम 2 यहां पर होना उनका जरूरी है। तो दिस इज अबाउट बेटा आपका सेक्शन 173 कोरम। तो ध्यान रखना ये सारी बातें आपको कोरम के पर्पस के लिए याद रखनी है। अगली बात बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि लेट सपोज बेटा यहां पर कंपनी में 12 डायरेक्टर्स थे, छोटा सा नॉलेज का पॉइंट बता रहा हूं, 12 में से बेटा 7 डायरेक्टर्स यहां पर इंटरेस्टेड वाले थे एंड बाकी कंपनी के 5 डायरेक्टर्स थे जो इंटरेस्टेड नहीं थे, दैट इज दे वर डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर। ऐसे केस में बेटा कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और बोर्ड मीटिंग में बेटा इन 5 में से यहां पर मैंने कहा जी 3 डायरेक्टर्स आ गए, तो बेटा क्या ये कोरम माना जाएगा? ध्यान रखना द आंसर इज नो। कोरम क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि यहां पर लॉ ने क्या कहा है, आपको सबसे पहले देखने कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 होने चाहिए। तो अगर ये 12 डायरेक्टर्स है बेटा तो 12 डायरेक्टर्स का अगर आप 2/3 निकालोगे तो इस केस में 2/3 कितना आ जाएगा 8। तो ये वाला केस इस पॉइंट में फॉल ही नहीं करेगा। यहां पर आपको कोरम नॉर्मल फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से देखना होगा क्योंकि यहां पर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 से कम है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट लगाते वक्त हमेशा चेक कर लेना कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर आपके एटलीस्ट 2/3 रहने चाहिए। तो ये बात है बेटा आपकी सेक्शन 174 की कोरम की। अगली बात आई बेटा क्या डायरेक्टर से डिसीजन मेकिंग करवाने के लिए बोर्ड मीटिंग में उन्हें बुलाना जरूरी है? लॉ ने कहा नहीं चाहिए। आप चाहो तो डायरेक्टर को चिट्ठी भी भेज सकते हो, डायरेक्टर घर बैठे उस चिट्ठी या ईमेल पर अपनी वोटिंग कर पाएगा। इसे बेटा हम कहते हैं रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बेटा कैसे होगा, यहां पर हम अपना ड्राफ्ट जो रिजोल्यूशन है सारे डायरेक्टर्स को करेंगे सर्कुलेट, और अगर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एंटाइटल टू वोट ने उसको अप्रूव कर दिया तो आपका काम चल जाएगा। तो आप सारे डायरेक्टर्स को चिट्ठी भेजोगे, अगर मेजॉरिटी ऑफ द एंटाइटल टू वोट ने अप्रूवल दिया तो बेटा आरबीसी पास हो जाता है। यहां भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखना। लेट्स सपोज बेटा कंपनी में 10 डायरेक्टर थे, 10 में से लेट से 2 डायरेक्टर्स उस बिजनेस में थे इंटरेस्टेड, तो बेटा क्या ये डायरेक्टर एंटाइटल टू वोट है? नहीं। तो इस सेक्शन के पर्पस के लिए हम क्या कहेंगे, डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू वोट सिर्फ 8 है। हमने 8 डायरेक्टर्स को आरबीसी से नोटिस भेजा बेटा, इसके अंदर कम से कम कितने वोट्स फेवर में आने चाहिए थे? 5। अगर 5 फेवर में आ गए आरबीसी पास हो जाएगा। लेट सपोज बेटा 8 डायरेक्टर को आपने नोटिस भेजा, 4 डायरेक्टर्स सिर्फ फेवर में है, 3 डायरेक्टर अगेंस्ट में है, और बेटा एक डायरेक्टर ने यहां पर आरबीसी का रिवर्ट नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, क्या आप आरबीसी को पास मानेंगे? ध्यान रखना बेटा नॉर्मली हम लॉ में क्या कहते हैं कि डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अगर नहीं आ रहा भाड़ में जाए, बोर्ड मीटिंग में आकर वोट नहीं कर रहा भाड़ में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर आरबीसी इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि आरबीसी के लिए लॉ ने क्या कहा है, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट। तो यहां पर एंटाइटल्ड है 8, आरबीसी पास कराने के लिए बेटा कम से कम 5 डायरेक्टर फेवर में होने चाहिए।
तो यहां पर क्योंकि 5 डायरेक्टर फेवर में नहीं है, यहां आरबीसी पास नहीं होगा। दैट इज यहां पर अगर डायरेक्टर ने रिवर्ट नहीं किया बेटा, यहां इंपैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि हमें मेजॉरिटी किसकी देखनी है, डायरेक्टर्स एंटाइटल टू वोट की। और अगली बात आई बेटा, हम जैसे ही सारे डायरेक्टर्स को आरबीसी से रेजोल्यूशन सर्कुलेट करेंगे, अगर डायरेक्टर्स को लग रहा है अरे यार ये डिसीजन जो आरबीसी से हो रहा है तो बड़ा क्रूशियल है, हम चाहते हैं इसके लिए मीटिंग और हम डिस्कस करके इस पर डिसीजन मेकिंग और वोटिंग करें, तो जी ऐसे केस में अगर कंपनी के 1/3 डायरेक्टर्स चाहें तो वो चेयरमैन को कर सकते हैं रिक्वेस्ट कि जी ये वाला डिसीजन आरबीसी से ना होकर आप बोर्ड मीटिंग में करवाइए, और ऐसे केस में बेटा फिर वो डिसीजन के लिए बोर्ड मीटिंग बुलवाई जाएगी। बस यहां पर एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना, सारे डायरेक्टर को आपने आरबीसी से नोटिस भेजा, सबने अपनी वोटिंग कर दी फेवर में अगेंस्ट में, बाद में पता चला रिजोल्यूशन फेल हो गया, तो अब क्या कुछ डायरेक्टर कह सकते हैं कि जी अब चेयरमैन मैं चाहता हूं कि आप इसको आरबीसी कराओ ना, ये रिक्वेस्ट आपको अपना वोट डालने से पहले करनी है। अगर आरबीसी पर आपने वोट डाल दिया, सारा डिसीजन मेकिंग हो गया, बाद में आप इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इस पर भी इंस्टीट्यूट का एक सवाल था बेटा, ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 175 रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, और इसी पर बेस्ड बेटा एक और बड़ा सिंपल सा सेक्शन है 176। इसने क्या कहा, तो जी लॉ के अंदर डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्ट्स की लिमिट्स बहुत ज्यादा है, तो कई बार हो सकता है कि कंपनी किसी डायरेक्टर से कई सालों से काम करवा रही थी, पर पता चला उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह में डिफेक्ट था, तो सवाल उठता है जी मीनवाइल उसने जो भी काम आज तक किए होंगे क्या वो सारे काम नल एंड वॉइड हो जाएंगे? नहीं जी, सेक्शन 176 इस चीज को करता है प्रोटेक्ट, और इसने क्या कहा जी, पास्ट एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स not to be invalid if it is subsequently noticed that appointment was invalid because of defect, disqualification, termination या आर्टिकल। तो जी अगर कोई भी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में कोई भी डिफेक्ट था और कंपनी को इस चीज की जानकारी नहीं थी, आज तक उसने जो भी काम किए होंगे वो रहेंगे वैलिड। पर ध्यान रखना, जैसी कंपनी को इस डिफेक्ट की जानकारी हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्टर जो भी फ्यूचर एक्ट करेगा बेटा वो यहां पर वैलिड नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा है बेटा सेक्शन 176। तो यहां पर बेटा हमने देखा डायरेक्टर कैसे बोर्ड मीटिंग आरबीसी से डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसके बाद हम बेटा आ जाते हैं अपने सेक्शन 179 पर, जो आपका डील करता है पावर्स ऑफ बोर्ड। यहां पर हमने क्या सीखा भाई, पावर्स ऑफ द बोर्ड आर को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द कंपनी, की कंपनी के जितने भी काम है बेटा, अगर कुछ भी नहीं लिखा इट इज इंप्लाइड, हमेशा वो काम कौन करेंगे, डायरेक्टर, अनलेस एंड अनटिल दो टास्क आर रिजर्व फॉर मेंबर। दैट इज अगर लॉ, मेमोरेंडम, आर्टिकल कहीं भी मेंबर के लिए उस काम के लिए रिजर्वेशन डाल देता है कि जी इस काम के लिए मेंबर का अप्रूवल लो। फॉर एग्जांपल बायबैक के सेक्शन में कहा गया था 10% से ज्यादा का बायबैक करना, मेंबर से पूछो। तो अगर लॉ के अंदर बेटा ऐसा कहीं भी मेंबर के लिए कोई काम रिजर्व हो जाए, फिर डायरेक्टर वो काम करने से पहले मेंबर से पूछेंगे। और ध्यान रखना, डायरेक्टर मेंबर के कोई एजेंट नहीं होते, वो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में आए हैं, बिंदास अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे। मेंबर उनके डिसीजन मेकिंग को हर समय डिक्टेट नहीं कर सकते। तो जिन जिन डिसीजन मेकिंग के लिए लॉ ने मेंबर को रिजर्वेशन दी है, वहां डायरेक्टर डिसीजन लेने से पहले मेंबर से जरूर पूछता है, पर हर डिसीजन में बेटा मेंबर्स अनबन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, डायरेक्टर्स ही कंपनी की सारी पावर एक्सरसाइज करेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज रिजर्व फॉर मेंबर। एंड बेटा डायरेक्टर अपनी पावर्स कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो जी डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में आकर डिसीजन लेंगे, या डायरेक्टर बेटा आरबीसी से डिसीजन लेंगे, वरना कभी कभी डायरेक्टर्स अपनी पावर्स को डेलीगेट भी यहां पर कर पाएंगे। पर ध्यान रखना बेटा, कई बार लॉ मेकर कुछ डिसीजन के लिए स्पेसिफिकली क्या लिख देता है, ये काम डायरेक्टर आपको बोर्ड मीटिंग में ही करना है। जैसे कि सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 में फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, वहां स्पेसिफिकली वर्ड बोर्ड मीटिंग आया था। तब बेटा अगर लॉ ने कहीं भी स्पेसिफिकली वर्ड बोर्ड मीटिंग इस्तेमाल किया है, वो काम बोर्ड मीटिंग में ही होगा। और बेटा ऐसे कुछ कामों की आपको एक लिस्ट दी गई सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में। तो जो सेक्शन 179 का सबसेक्शन 3 था बेटा, उसने कुछ कामों की आपको लिस्ट बताई है। ये वाले जो काम है, ये वाले काम बोर्ड मीटिंग में ही होंगे, मतलब इनके लिए आरबीसी अलाउड नहीं है। क्या सर ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है? नहीं, इसके अलावा भी लॉ में और बहुत सारे काम होते हैं जो आपको आरबीसी से अलाउड नहीं है। सर वो लिस्ट कहीं से मिल सकती है? बेटा ऐसी एक लिस्ट आपको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 के एंड में मिलती है, तो अगर कभी प्रैक्टिकली रेफर करना हो वहां से कर सकते हो। पर ध्यान रखना, कुछ कामों के लिए लॉ स्पेसिफिकली बोर्ड मीटिंग लिख देता है, जैसा कि यहां पर लिखा। तो सर यहां किन किन कामों के लिए बोर्ड मीटिंग लिखा है देख लेते हैं। अगर बेटा कंपनी को शेयर होल्डर से कॉल मनी मंगवाना है, वो कवर है। ध्यान रखना, डिबेंचर होल्डर कवर नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर की कॉल मनी कवर है। ऑथराइजिंग बायबैक, 10% तक का बायबैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, तो वो बायबैक का डिसीजन वो बोर्ड मीटिंग में लेंगे। सिक्योरिटीज इशू करना, पैसा बोरो करना, फंड्स को इन्वेस्ट करना, एलजीएस देना, एलजीएस मतलब लोन गारंटी या सिक्योरिटी किसी को प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल या बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करना, बिजनेस डाइवर्सिफाई करना, अमलगमेशन मर्जर अप्रूव करना, टेक ओवर अप्रूव करना, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, केएमपी अपॉइंट करना, और इंटरनल ऑडिटर या सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट करना। ये सारे काम बेटा हमेशा कहां पर होंगे? बोर्ड मीटिंग में ही। बस यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आई बेटा, यहां पर ये जो क्लॉज डी, ई एंड एफ है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लॉज डी एंड एफ में कंपनी पैसा बोरो करना चाह रही है, पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही है, एलजीएस देना चाह रही है,
इन 3 कामों के लिए सेक्शन ने क्या कहा, डायरेक्टर ये काम आप डेलीगेट कर सकते हो। और ध्यान रखना बेटा, डायरेक्टर ये काम डेलीगेट करने के लिए पहले क्या बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग। वो बोर्ड मीटिंग बुला करके किसी भी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर या अदर ऑफिसर को ये वाले काम डेलीगेट कर पाएंगे। ये चीज लॉ ने परमिटेड करी है। और बेटा इस सेक्शन में कंपनी पैसा बोरो कर रही है। पैसा बोरो करने का क्या मतलब है, आज बेटा अगर कंपनी कोई ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट ओपन करवाती है, तो जिस समय आपने ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट खुलवाया है, जिस दिन आप ये ओडी खुलवा रहे हो उसे बोरोइंग में काउंट किया जाएगा। ओडी खुलवाने के बाद डे टू डे बेसिस पर अगर आप पैसा बोरो करवाते हो, वो आपका बोरोइंग के अंदर काउंट नहीं होता। तो बोरोइंग का यहां पर मतलब क्या है, ओडी ओपन जिस दिन हो रहा है उस दिन आपको डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना है। बाद में ओडी ओपन होने के बाद तो बिल्कुल ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट से पैसा बोरो कर पाओगे। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर ये जो 3 पावर थी, पैसा बोरो करना, इन्वेस्ट करना और एलजीएस, इन्हें डायरेक्टर डेलीगेट कर सकते हैं। यहां पर बस एक इंपॉर्टेंट बात बेटा ध्यान रखना, यहां पर इस बात को अभी हम लिंक करेंगे सेक्शन 186 से। आई होप वो लिंकेज आपको ध्यान हो, पर क्योंकि सेक्शन 186 बेटा किस चीज का होता है, एलजीएसआई, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट देना, तो उससे इस बात को लिंक करेंगे। आई होप वो लिंकेज आपको याद आ गया हो, वरना जब 186 पे आएंगे इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो अभी के लिए ध्यान रखना, डायरेक्टर इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जी कंपनी के सारे काम हमेशा डायरेक्टर्स करेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज रिजर्व्ड फॉर मेंबर्स। तो लॉ मेकर बेटा कई बार कुछ काम मेंबर के लिए रिजर्व कर देते हैं, उनके लिए डायरेक्टर मेंबर से अप्रूवल मांगते हैं। और 179 में बेटा बोर्ड को पावर देते ही अगले ही सेक्शन में बोर्ड की पावर पर लगा दी रोक। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 180, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड। और बेटा इस सेक्शन ने 4 ऐसे काम बता दिए जो काम डायरेक्टर खुद से नहीं कर सकते। ये काम करने से पहले डायरेक्टर को मेंबर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में बेटा आपको 4 काम दिए जा रहे हैं। ये काम तभी हो पाएंगे अगर एसआर पास हुआ है। पहली बात, ये वाला सेक्शन आपका प्राइवेट कंपनी के लिए एग्जम्प्ट है। नीडलेस टू से कंप्लायंट होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी, 90 to 137 का डिफॉल्ट है, तो बेनिफिट नहीं मिलता। तो प्राइवेट कंपनी के लिए बेटा ये सेक्शन एग्जम्प्ट है। पर जो बाकी कंपनीज है बेटा, वहां पर डायरेक्टर ये 4 काम करने से पहले स्पेशल रिजोल्यूशन मेंबर से पास करवाएंगे। कौन से 4 काम बेटा, सबसे पहले आया सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, कि आज अगर डायरेक्टर कंपनी की किसी अंडरटेकिंग को सेल करना चाह रहे हैं, लीज पर देना चाह रहे हैं, किसी भी और तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, उन्हें पहले मेंबर से पूछना पड़ेगा। सर अंडरटेकिंग का क्या मतलब है, अंडरटेकिंग बेटा हमारे बिजनेस का एक ऐसा हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल आईटीसी मल्टीपल बिजनेसेस में, पेपर बिजनेस में भी है, एफएमसीजी में भी है, सिगरेट बिजनेस के अंदर भी आती है, होटल बिजनेस में भी, तो अलग अलग बिजनेसेस में। तो आज आईटीसी के किसी पर्टिकुलर बिजनेस को उसकी अंडरटेकिंग कब बोला जाएगा, लॉ ने डिफाइन किया। लॉ ने क्या कहा जी, अंडरटेकिंग में उसे तब बोलेंगे जब आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस में अपनी टोटल नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इन्वेस्ट करें, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपको, यहां पर बेटा करेक्शन करिएगा, एटलीस्ट 20% की कमाई करके दे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉ में छोटी छोटी बातों को लिखा है। क्या कहा, आपकी नेटवर्थ अगर 1000 करोड़ है, तो अगर किसी अंडरटेकिंग में आपने 200 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट किया होगा, ध्यान रखना यहां पर है मोर देन 20। और लेट्स सपोज बेटा आईटीसी पूरा ग्रुप कमाता है साल भर का 10,000 करोड़ की इनकम, तो अगर उसमें से एग्जैक्ट 2000 करोड़ की इनकम भी कोई अंडरटेकिंग करके दे रही है, तो वो इस सेक्शन के लिए आपकी अंडरटेकिंग मान ली जाएगी। तो ये होता है बेटा आपका अंडरटेकिंग का क्राइटेरिया। तो आज अगर आईटीसी के डायरेक्टर बेटा अपनी किसी अंडरटेकिंग को सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, उन्हें पहले मेंबर से पूछना पड़ेगा। और लॉ ने एक बात और बोली कि जी अगर आप अपनी अंडरटेकिंग एक बार बना लेते हो, लेट्स सपोज आईटीसी ने कहा जी कि होटल बिजनेस मेरी अंडरटेकिंग है, नेटवर्थ या इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से वो मेरी अंडरटेकिंग बनी, तो या तो आईटीसी आप उस अंडरटेकिंग को अगर पूरे का पूरा सेल डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तब भी ये सेक्शन लगेगा। पर पूरा का पूरा सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ ना करके अगर आप उस अंडरटेकिंग के सब्सटेंशियल हिस्से को भी सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ करोगे तब भी ये सेक्शन लग जाएगा। मतलब इस सेक्शन में बेटा सबसे पहले तो डायरेक्टर चेक करेंगे बिजनेस अंडरटेकिंग है या नहीं। अंडरटेकिंग के लिए हमने नेटवर्थ और इनकम का क्राइटेरिया देखा, एक बार वो अंडरटेकिंग कहला गया, अब या तो इसको पूरा सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ कर दो, या अगर आप इसके सब्सटेंशियल हिस्से को भी बेच रहे हो तब भी इसको अंडरटेकिंग मानेंगे। और इसके सब्सटेंशियल हिस्से का मतलब क्या है, इसकी एटलीस्ट 20% वैल्यू भी अगर आपने सेल करी, कि आपने इसकी 20% वैल्यू निकाल करके बेच दी, तब भी डायरेक्टर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 2 पॉइंट में लगता है, या तो पूरी अंडरटेकिंग भी है या अंडरटेकिंग का सब्सटेंशियल हिस्सा आप सेल करने वाले हो। और बेटा क्लासेस में हमने एक बात और सीखी थी, ये वाला जो क्लॉज है, स्पेसिफिकली आप इनकम टैक्स में एक टॉपिक पढ़ते होगे स्लंप सेल का। तो जो स्लंप सेल का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, स्लंप सेल में आपको यहां पर मेंबर से एसआर पास करवाना पड़ता है। स्लंप सेल की एडवाइजरी में हम इस सेक्शन की एडवाइजरी जरूर करते हैं। ये आया बेटा इस सेक्शन का पहला काम। दूसरा काम जहां पर आपको मेंबर से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, क्या, इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अमलगमेशन और मर्जर। सर इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल बेटा आज लेट सपोज आईटीसी लिमिटेड का एग्जांपल ले रहे हैं। आईटीसी लिमिटेड बेटा आज शेयर होल्डर है, लेट सपोज एक कंपनी है ट्रांसफरर लिमिटेड, और आईटीसी ट्रांसफरर लिमिटेड की शेयर होल्डर है। और आज बेटा ट्रांसफरर लिमिटेड जाकर के मर्ज हो गई ट्रांसफरी लिमिटेड में।
तो जैसे ही बेटा ये मर्जर हुआ, ट्रांसफरी लिमिटेड क्या करेगी, या तो अपने शेयर या कैश आईटीसी को देगी, क्योंकि आईटीसी ट्रांसफर का शेयर होल्डर था। तो आज ट्रांसफरी कंपनी ने बेटा लेट सपोज मर्जर के कॉम्पनसेशन के तौर पर आईटीसी को 100 करोड़ रुपया पे किया, और 100 करोड़ रुपए का कैश आज बेटा आईटीसी ने रिसीव कर लिया है। तो 100 करोड़ रुपीस का कैश यहां आईटीसी के पास आ गया। अब लॉ क्या कह रहा है, अगर तो बेटा आईटीसी के डायरेक्टर ये 100 करोड़ का जो कैश इतना मोटा अमाउंट आया, इसे अगर अच्छी अच्छी सिक्योरिटीज में लगाएंगे, कौन सी सिक्योरिटीज में, ट्रस्ट सिक्योरिटीज में। यहां पर बेटा कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं, ट्रस्ट सिक्योरिटीज का मतलब होता है वो सारी सिक्योरिटी जो सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कवर्ड है। और बेटा वहां कौन कौन सी सिक्योरिटीज आपकी कवर है, फॉर एग्जांपल आपने शेड्यूल्ड बैंक या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाला, तो लॉ कह रहा है जी डायरेक्टर फिर हमें चिंता नहीं है, क्योंकि आप उस पैसे को सेफ जगह पर लगा रहे हो। पर अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटी के अलावा इस पैसे को कहीं लगाओगे, तो जी ऐसे केस में डायरेक्टर पहले आपको मेंबर से एसआर पास करवाना पड़ेगा। तो यही पॉइंट कहा जी, कॉम्पनसेशन जो मर्जर के तौर पर मिला है, अगर ट्रस्ट सिक्योरिटी के अलावा आप उसे कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो आपको यहां पर अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। तीसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां आता है, जिस पर पेपर में सबसे ज्यादा सवाल बने, 181C। ये किस चीज का आता है बेटा, जब एक कंपनी पैसा बोरो करना चाह रही है, ध्यान रखना कंपनी उधार पर पैसा ले रही है, तो सेक्शन कह रहा है डायरेक्टर्स अगर आप एक लिमिट तक उधार लोगे चलेगा, पर अगर आप जरूरत से ज्यादा उधार ले रहे हो तो पहले आपको मेंबर से पूछना चाहिए। और बेटा यहां पर लिमिट कितनी आई, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अगर कंपनी के बेटा पेड अप कैपिटल लेट से 100 करोड़ है, फ्री रिजर्व 50 करोड़ के थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम 50 करोड़ के, तो इस कंपनी में डायरेक्टर 200 करोड़ रुपए तक की बोरोइंग्स कर सकते हैं। अगर वो 200 करोड़ से ज्यादा कंपनी की डेट सिचुएशन को पहुंचाना चाहेंगे, तो उन्हें पहले मेंबर से यहां पर पूछना पड़ेगा, और मेंबर से वो एसआर पास कराएंगे। मेंबर एसआर पास करते वक्त ये बताएंगे कि डायरेक्टर 200 करोड़ से ओवर एंड अबव आप और कितना पैसा बोरो कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना कि कंपनी की अगर एग्जिस्टिंग या प्रपोज्ड बोरोइंग्स जो है, अगर वो टप गई किससे ज्यादा, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम से ज्यादा, तो यहां पर पहले एसआर पास करवाना है। पर सेक्शन ने बेटा डायरेक्टर्स को छोटा सा बेनिफिट दिया, और उन्होंने कहा डायरेक्टर्स हम आपकी कुछ बोरोइंग्स जो रूटीन बिजनेस में आपको टाइम टू टाइम चाहिए रहती हैं, उन्हें इस सेक्शन के पर्पस के लिए काउंट नहीं करेंगे। किस बोरोइंग को बेटा यहां पर काउंट नहीं करते, ध्यान रखना दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एनी टेम्परेरी लोन जो कंपनी ने ले रखा है किससे, अपने बैंकर से। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी का कोई टेम्परेरी लोन बैंकर से चल रहा है, तो बेटा वो बोरोइंग इस सेक्शन में काउंट नहीं होती। सर बैंकर तो समझ में आ गई कि कंपनी का बैंक अकाउंट जिसके पास है उससे आपने पैसा बोरो किया। टेम्परेरी लोन का मतलब यहां पर क्या है, तो बेटा टेम्परेरी लोन को भी लॉ ने डिफाइन किया। टेम्परेरी लोन मतलब ऐसा लोन विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, या जो 6 महीने के भीतर भीतर रीपे हो जाएगा। पर बेटा यहां पर लॉ ने साथ में एक बात और बोली कि कंपनी अगर आप इस टेम्परेरी लोन से, तो बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग से हम शॉर्ट टर्म एसेट खरीदते हैं, चलता है, पर अगर आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग का इस्तेमाल अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर दोगे, तो दिस इज रॉन्ग। बिकॉज बेटा बोरोइंग शॉर्ट टर्म है, चुकानी जल्दी पड़ेगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने जिस पर किया है वो एसेट आपको कमाई धीरे धीरे करके देगा। तो ये चीज कभी भी आइडियल नहीं मानी जाती। इसलिए कंपनी अगर आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग का इस्तेमाल कैपिटल खर्चे के लिए कर दिया, फिर वो टेम्परेरी लोन नहीं कहलाएगा। और टेम्परेरी लोन ना कहलाने का क्या मतलब है बेटा, वो कंपनी की बोरोइंग्स में हो जाएगा क्लब। तो ध्यान रखना, बोरोइंग जो इस सेक्शन में हम देखते हैं, इसमें टेम्परेरी लोन अगर बैंक से लिया गया, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्सक्लूडेड है। और टेम्परेरी लोन का मतलब ऐसा लोन जो डिमांड पर पेबल है या 6 महीने में पेबल है, पर अगर आपने उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर डाला, फिर वो टेम्परेरी नहीं है जी, फिर तो वो आपकी बोरिंग में काउंट हो जाएगा। चलिए, एंड लास्ट बेटा यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और आया कि जी अगर कंपनी ने अपने डायरेक्टर को कोई लोन वगैरह दिया था, और आज कंपनी डायरेक्टर के उस लोन को वेव करना चाह रही है, या डायरेक्टर को लोन रीपे करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना चाह रही है, तो जी यहां पहले मेंबर से इजाजत लेनी पड़ेगी। और बेटा इस सेक्शन ने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगाते हुए एक ऐसे बायर को प्रोटेक्ट किया जिसने कंपनी की अंडरटेकिंग गुड फेथ में खरीदी, और बायर को नहीं पता था कि कंपनी ने 181 ने कंप्लाई नहीं कर रखा, क्योंकि वो बिहाइंड द डोर जाकर हर चीज चेक नहीं कर सकता। तो ऐसे बायर को भी यहां पर प्रोटेक्ट किया गया है। साथ में बेटा अगर किसी पर्सन ने कंपनी को डेट दे दिया और लोन देते वक्त उसे नहीं पता था कि कंपनी ने 181C कंप्लाई नहीं कर रखा, और उसने गुड फेथ में ये बोरोइंग कंपनी को दी थी, तो ऐसे केस में बेटा वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा आपका सेक्शन 180, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एग्जाम। बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस पर आते हैं, हमारी बुक में भर भर कर बेटा इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो जो आपका सेक्शन 180 है, उसमें जितने भी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको बुक में दिए बेटा, ये आज तक जितने भी सवाल 180 पर बने, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस जरूर करोगे। लेट मी जस्ट शो यू, सॉरी भाई, लेट मी जस्ट शो यू एक बार। चलिए बेटा, तो ये आपका सेक्शन 180 आता है, आप देख पा रहे हो सेक्शन 180 पेज 2.21। ये जितने भी सवाल आपके बेटा, ये सारे 181C के क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमने अपने बैचेस के दौरान डिस्कस किए हुए हैं,
इनको आप जरूर करके जाना, इस सेक्शन के ऊपर हाई चांसेस रहते हैं कि पेपर में सवाल बने। तो यह आता है बेटा आपका सेक्शन 180। इसके बाद आता है बेटा सेक्शन 180, 1, 2, 3, तीनों इंटरकनेक्टेड सेक्शन है क्योंकि तीनों सेक्शन आपका डील करते हैं डोनेशन से। 181 तो बेटा किस चीज से डील करता है कि कंपनियां आज कोई भी चैरिटेबल डोनेशन करना चाह रहे हो। 182 बेटा डील करता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से, और 183 आपका डील करता है बेटा नेशनल डिफेंस फंड से, कि अगर कंपनी नेशनल डिफेंस फंड को चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करना चाहे। सबसे पहली बात बेटा 181 पढ़ते हैं चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। तो लॉ कह रहे कंपनी आप किसी भी बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन को चैरिटेबल डोनेशन दे सकते हो। कंपनी ने कहा जी दे सकते हो, लॉ ने कहा बिल्कुल। कंपनी ने कहा डायरेक्टर्स जितना मर्जी दे सकते हैं, लॉ ने कहा नहीं। लॉ ने कहा जी डायरेक्टर्स बिल्कुल डोनेशन दे पाएंगे, पर अगर जो डायरेक्टर डोनेशन देना चाह रहे हैं वो पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट के अगर 5% से ज्यादा हुआ, तो ऐसे केस में डायरेक्टर्स को पहले मेंबर से लेना पड़ेगा अप्रूवल। तो इसका मतलब क्या बेटा, पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट के 5% तक तो डायरेक्टर्स आप डोनेट कर सकते हो, उससे ज्यादा डोनेट करने के लिए आपको मेंबर से यहां पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहां पर बेटा कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, सर अगर करंट ईयर में कंपनी को लॉस है तब भी क्या कंपनी डोनेशन दे सकती है? ध्यान रखना, आंसर इज यस। क्योंकि अगर पिछले 3 सालों में प्रॉफिट थे, उनका एवरेज निकालकर आपने 5% निकाला, तो डायरेक्टर बिंदास वो कर पाएंगे और मेंबर के अप्रूवल से भी कर सकते हैं। तो इवन करंट ईयर में लॉस होने के बावजूद भी ये डोनेशन हो सकता है, करंट ईयर के लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखना, करंट ईयर में अगर लॉस है तो ये मतलब नहीं है डोनेशन नहीं हो सकता, आप बिल्कुल डोनेशन देंगे, आपके लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। और सर यहां पर एक और चीज का ध्यान रखना, पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट निकालते वक्त बाई चांस किसी साल में लॉस है तो उसे लेस करके आप एवरेज कैलकुलेट कर लेना। तो बेटा यहां पर एवरेज करना, फिर 5% करना, तब इस सेक्शन की बातें अप्लाई करेगी। और एक बार बेटा इस सेक्शन में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, कंपनी ने डोनेशन दिया और एक डोनेशन ऐसे स्कूल को दे रही है जहां पर सिर्फ उसके एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो बेटा ऐसे चीज को इस सेक्शन ने क्या कहा, वो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज वो सोसाइटी एट लार्ज के बेनिफिट के लिए नहीं है, वो आपको एम्प्लॉय को दिया गया एक टाइप का परक्विजिट है, तो कंपनी उसे हम चैरिटेबल डोनेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो ये भी एक सवाल आया था बेटा, ध्यान रखना। अगला है बेटा यहां पर सेक्शन 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। क्या आज अंबानी जी का मन कर रहा है कि जी रिलायंस आज लेट्स सपोज बीजेपी को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना चाह रही है, तो क्या बेटा वो चीज संभव है? द आंसर इज यस, सेक्शन उस चीज को परमिट करता है। इस सेक्शन में बेटा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के दो मतलब है, या तो आप डोनेशन देना चाह रहे हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी इसका जो मर्जी इस्तेमाल करे, या बेटा आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन या डोनेशन दे रहे हो किसी भी पर्सन को जो उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए करे। फॉर एग्जांपल बेटा आपने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, किसी पैम्फलेट वाले को डोनेशन दे दिया और आपने कहा जी आप इस पैसे का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की मार्केटिंग के लिए करो, तो बेटा उससे भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। सर क्या हर कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है? लॉ ने कहा कर सकती है, पर इसके दो एक्सक्लूजन है। क्या क्या? गवर्नमेंट कंपनी को बेटा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना अलाउड नहीं होता। लॉजिकल भी है बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में प्रेजेंट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट तो क्या करेगी, गवर्नमेंट कंपनी का सारा पैसा डोनेट करवा देगी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को। तो लॉ ने इस चीज को परमिट नहीं कर रखा। क्या बेटा अगर कंपनी को बने अभी 3 साल नहीं हुए, वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। इसके अलावा बेटा जो भी कंपनी चाहे वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर पाएगी। बस ध्यान रखना, यहां पर लॉ ने स्पेसिफिकली किस वर्ड का इस्तेमाल किया? बोर्ड मीटिंग। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है, आरबीसी से यहां पर काम नहीं चलता। और जी बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करने के बाद पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। यहां पर एक बात का और ध्यान रखना, सेक्शन ने साथ में क्या कहा, पॉलिटिकल डोनेशन देने के 3 तरीके हो सकते हैं। वो डोनेशन जाएगा बेटा अकाउंट पे, चेक से या अकाउंट पे ड्राफ्ट से, या किसी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आरटीजीएस एनईएफटी, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड सब्सक्राइब करके डोनेशन दे पाओगे। तो अकाउंट पे बैंक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, अकाउंट पे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एंड फाइनली आपका कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड। सिर्फ इन्हीं रास्तों से आपका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन यहां पर जाना चाहिए। और मेरा सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहां पर पहले किसी जमाने में ना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पर होती थी लिमिट्स, कि एक कंपनी इससे ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगी। अब बेटा वो लिमिट हट चुकी है। डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास करने के बाद जितना मर्जी चाहे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और एज पर सेक्शन मेंबर से भी पूछने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर आप जितना मर्जी चाहें पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना, बस उसका डिस्क्लोजर अपने पीएनएल में दे देना। और बेटा पहले पीएनएल में ना आपको पॉलिटिकल पार्टी का नाम और अमाउंट सब बताना पड़ता था, अब उसकी जरूरत नहीं है। आप बस एग्रीगेट में बताओगे हमने टोटल इतना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड फाइनली बेटा यहां पर आया सेक्शन 183 जो आपका डील करता है नेशनल डिफेंस फंड। तो बेटा जब बात देश की सुरक्षा के लिए आ जाए और कोई भी कंपनी नेशनल डिफेंस फंड में पैसा देना चाह रही है, तो इस सेक्शन ने कहा जी नॉटविथस्टैंडिंग, दैट इज नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज के साथ ये स्टार्ट हुआ। और उसने कहा जी किसी भी सेक्शन, एक्ट, रिजोल्यूशन, एग्रीमेंट, मेमोरेंडम, आर्टिकल, कहीं भी कुछ लिखा हो, इस सेक्शन का फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर जितना मर्जी चाहे उतना पैसा नेशनल डिफेंस फंड को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस फंड में आप पैसा डालते हो बेटा तो इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन भी मिल जाता है टीजी में। तो जी ये आपका आता है नेशनल डिफेंस फंड सेक्शन 183। तो ये बेटा इस चैप्टर के सारे सेक्शन अभी तक आए। इसके बाद
अगला जो सेक्शन आ रहा है बेटा, सबसे पावरफुल सेक्शन इस चैप्टर का, जिसके लिए प्रैक्टिकली लोगों को बड़ा डर भी लगता है, दैट इज सेक्शन 185। 185 बेटा किस चीज से डील करता है? ये एक कंपनी पर लगा रहा है रोक। ध्यान रखना बेटा, अगर कंपनी पैसा बोरो करती है तो उस पर लगता है 181C, पर अगर कंपनी अपने पैसे को किसी को लोन गारंटी सिक्योरिटी के तौर पर देना चाह रही है तब 185 लगता है। और 185 कब लगेगा? अगर कंपनी एलजीएस देना चाह रही है या तो डायरेक्टर को या डायरेक्टर से जुड़े हुए कुछ लोगों को। सर डायरेक्टर और डायरेक्टर से जुड़े हुए लोगों का क्या मतलब है? तो जी लॉ ने उसको भी डिफाइन किया, और यहां पर लॉ ने आपको दिए 5 केसेस, और लॉ ने का कंपनी अगर आप इन 5 केसेस में जो लोग लिखे हुए हैं अगर इनको एलजीएस देना चाहोगे तो ये लोग डायरेक्टर या डायरेक्टर से जुड़े हुए हैं, इनको एलजीएस देना शायद इस सेक्शन में प्रोहिबिटेड है या कुछ कंडीशंस आएंगी। तो ध्यान रखना बेटा, सेक्शन लगाने का जो कुछ स्टेप मैंने आपको क्लास में बताए थे, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको सेक्शन लगाते समय क्या चेक करना है कि कंपनी जिसको एलजीएस दे रही है वो इस सेक्शन के दायरे में कवर्ड भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल कंपनी बेटा लेट से किसी दूसरी कंपनी को एलजीएस दे रही है, अपनी सब्सिडरी को एलजीएस दे रही है, पर उसमें मेरा डायरेक्टर इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मेरे पर यह सेक्शन लगेगा ही नहीं। तो सेक्शन लगाने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि कंपनी आप जिसको एलजीएस देना चाह रहे हो वो डायरेक्टर या डायरेक्टर से इंटरेस्टेड होना चाहिए, और डायरेक्टर से इंटरेस्टेड होना चाहिए उसका क्राइटेरिया आपको कहां दिया हुआ है? इसी सेक्शन में। तो स्टेप 1 में बेटा हम यही चेक करेंगे कि कंपनी जो एलजीएस दे रही है जिस पर्सन को दिया जा रहा है वो इस सेक्शन के दायरे में कवर्ड भी है या नहीं। बाई चांस बेटा वो इस सेक्शन के दायरे में कवर है तो इस केस में बेटा स्टेप 2 हम क्या चेक करेंगे कि जी क्या कंपनी को ये एलजीएस देने के लिए कोई एग्जम्पशन इस सेक्शन ने दिया नहीं। और बेटा यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन आ रही है जिस पर रिसेंटली लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी बनाया था, क्योंकि बेटा ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी को दे रहा है एक एग्जम्पशन कि प्राइवेट कंपनी अगर आप ये एग्जम्पशन की कंडीशन पूरी कर दो तो बेटा एक प्राइवेट कंपनी अगर एलजीएस देना चाहेगी तो उस पर यह सेक्शन नहीं लगेगा। एग्जम्पशन की कंडीशन क्या थी? पहला, प्राइवेट कंपनी आपकी शेयर कैपिटल में किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट का पैसा नहीं लगाना चाहिए, सारा इंडिविजुअल्स वगैरह का पैसा आएगा, किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट ने आपकी शेयर कैपिटल में पैसा ना लगाया हो। दूसरा, प्राइवेट कंपनी आपकी जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान रखना सिर्फ ये 3 बोरोइंग्स हम देखेंगे। तो कंपनी अगर आपने बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट से कोई बोरोइंग कर रखी है तो वो बोरोइंग्स लेस होनी चाहिए इस लिमिट से, दैट इज जो लिमिट आपको नीचे दी गई है बेटा इससे कम आपकी बोरोइंग होनी चाहिए। और लिमिट नीचे क्या दी गई? ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल या 50 करोड़ विच एवर इज लेस। तो आप कंपनी की पेड अप कैपिटल उठाना, लेट्स सपोज पेड अप कैपिटल 20 करोड़, उसका 2 गुना करा 40 करोड़, तो 40 करोड़ या 50 करोड़ विच एवर इज लेस। तो हमारे लिए यहां पर लिमिट कितनी है? 40। तो लॉ ने क्या कहा? प्राइवेट कंपनी आपने बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट से 40 करोड़ से कम बोरो कर रखा हो, एंड फाइनली बेटा इन बोरोइंग्स का कोई डिफॉल्ट कंपनी आपने ना किया हो। तो अगर ये सारी कंडीशंस यहां पर पूरी हो जाती हैं, ऐसे केस में बेटा प्राइवेट कंपनी सेक्शन के दायरे से बाहर है। और ध्यान रखना बेटा, एक गलती मत कर जाना, आज अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को एलजीएस देती है, ये सेक्शन उसको एग्जम्प्ट नहीं कर रहा। एग्जम्पशन कब है? अगर एलजीएस देने वाली कंपनी खुद प्राइवेट कंपनी है। तो ध्यान रखना, एग्जम्पशन आपको एलजीएस देने वाली कंपनी के लिए पढ़नी है जो यहां पर प्राइवेट कंपनी रहती है। तो यह बेटा आपका एग्जम्पशन नंबर 2 या स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 1 में हम चेक करेंगे कि एलजीएस जो कंपनी देना चाह रही है जिस भी पर्सन को, वो पर्सन इस सेक्शन के दायरे में कवर्ड भी है या नहीं। अगर वो पर्सन इस सेक्शन के दायरे में कवर्ड है तो स्टेप 2 में हम चेक करेंगे कंपनी जो एलजीएस देना चाह रही है क्या उसके लिए कोई एग्जम्पशन है या नहीं। अगर एग्जम्पशन भी नहीं निकली तो बेटा स्टेप 3 में आप क्या चेक करोगे कि उस कंपनी के लिए इस सेक्शन ने कोई एक्सेप्शन दिया नहीं, क्योंकि बेटा इस सेक्शन ने कंपनी को दी 4 एक्सेप्शंस, और इस सेक्शन ने कहा कंपनी इन 4 केसेस में आपके ऊपर इस सेक्शन की बातें लगेगी है नहीं, दैट इज आपको इन 4 केसेस में सेक्शन की बात देखने की जरूरत नहीं। तो बेटा यहां पर 4 एक्सेप्शन कौन सी है? सबसे पहला, अगर कंपनी आप लोन देना चाह रहे हो एमडी या डब्ल्यूटीडी, ध्यान रखना बेटा यहां पर सिर्फ लोन कवर्ड है, गारंटी और सिक्योरिटी कवर्ड नहीं है। तो कंपनी अगर आप लोन देना चाह रहे हो एमडी या डब्ल्यूटीडी को एज अ पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ देयर सर्विस, उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, या कोई स्कीम जो एसआर से अप्रूव्ड है, आपको इस सेक्शन का ध्यान ही नहीं रखना। या कंपनी आप एलजीएस दे रहे हो क्योंकि आपका काम ही एलजीएस देना है, तो ऑर्डिनरी कोर्स में कंपनी आप एलजीएस देते हो आप, तो आप एलजीएस प्रोवाइड कर सकते हो। पर बेटा जब भी किसी को ऑर्डिनरी कोर्स में आप एलजीएस दोगे, क्या बदले में कुछ ब्याज वगैरह चार्ज करोगे? यस। तो इस सेक्शन ने भी क्या कहा, कंपनी अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स में एलजीएस दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर वहां पर आप कम से कम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो मिनिमम आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है, उतना ब्याज तो चार्ज करो। तो सेक्शन ने क्या कहा, कंपनी आपके एलजीएस का जो भी टेन्योर है वो
गवर्नमेंट सिक्योरिटी के 1, 3, 5, 10 यील्ड के नजदीक होना चाहिए, उतना बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर कंपनी 8 साल का एलजीएस किसी को दे रही है, तो कंपनी उठाकर देखेगी करंटली 10 इयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर यील्ड कितना चल रहा है। लेट सपोज बेटा वो यील्ड चल रहा है 7%, तो कंपनी आपको एलजीएस देते समय मिनिमम 7% का ब्याज चार्ज करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये कंडीशन करोगे पूरी। या कंपनी, तीसरी एक्सेप्शन क्या है, अगर आप एलजीएस देना चाह रहे हो अपनी ही होल्ली ओन्ड सब्सिडरी को, बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपकी वॉस उस पैसे का इस्तेमाल प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए करे। और बेटा लास्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अब की बार यहां पर लोन कवर्ड नहीं है, यहां पर सिर्फ क्या कवर्ड है कि कंपनी अपनी नॉर्मल सब्सिडरी के लिए कोई गारंटी सिक्योरिटी दे रही है, पर कौन से लोन के लिए गारंटी सिक्योरिटी दे रही हो, जो लोन उस सब्सिडरी ने लिया हो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और सब्सिडरी उसका इस्तेमाल अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए करे। इसका क्या मतलब है बेटा, लेट सपोज आज यहां पर मैं कह रहा हूं रिलायंस है, रिलायंस की यहां पर बेटा एक सब्सिडरी है, और सब्सिडरी किसी भी ऐसे ही एवं किसी पर्सन से लोन ले लेती है जिसके लिए रिलायंस गारंटी सिक्योरिटी दे रहा है, तो बेटा ये इस सेक्शन में कवर्ड नहीं है। सेक्शन में कवर्ड क्या है कि रिलायंस, आप जिस पर्सन से लोन ले रहे हो वो पर्सन कौन होना चाहिए, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो रिलायंस की सब्सिडरी बेटा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेती है और इसके लिए अगर रिलायंस ने कोई गारंटी या सिक्योरिटी दी है, तो ऐसे केस में बेटा रिलायंस इस सेक्शन के दायरे से बाहर हो जाएगी, बस सब्सिडरी इस पैसे का इस्तेमाल अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यहां पर करेगी। तो बेटा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आया, और ध्यान रखना बेटा, रिलायंस अगर अपनी सब्सिडरी के लिए गारंटी सिक्योरिटी दे रही है, क्या उस पर ये सेक्शन ऑटोमेटिकली लगेगा? नहीं, सेक्शन सिर्फ कब लगेगा, अगर रिलायंस का डायरेक्टर स्टेप नंबर 1 में उस सब्सिडरी में इंटरेस्टेड है। तो हर एलजीएस सब्सिडरी को दिया जाने वाले सेक्शन में कवर नहीं होता, वो कवर कब होगा, अगर मेरा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। और अगर डायरेक्टर सब्सिडरी में इंटरेस्टेड था, मैं इस सेक्शन से कैसे बच सकता हूं, एक्सेप्शन की कंडीशन पूरी करके। इसलिए बेटा हमेशा स्टेप 1 आप यही चेक करोगे कि जिसको आप एलजीएस दे रहे हो वो इस सेक्शन के दायरे में कवर्ड भी है या नहीं। स्टेप 2 आपके लिए कोई एग्जम्पशन है या नहीं। स्टेप 3 आपके लिए कोई एक्सेप्शन है या नहीं। और बेटा अगर इसमें से भी कुछ नहीं हुआ, फिर फाइनली आप आ जाओगे स्टेप 4 में, और आप देखोगे आप जो एलजीएस दे रहे हो वो वाला केस सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 का केस है या वो 185 सबसेक्शन 2 का केस है। अगर बेटा वो सबसेक्शन 1 का केस है तो ये वाला एलजीएस दिया ही नहीं जा सकता, टोटल प्रोहिबिशन है। पर अगर वो सबसेक्शन 2 का केस है, ये वाला एलजीएस दिया तो जा सकता है, पर यहां पर एसआर पास होगा और आपको प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए सामने वाले से उस पैसे का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना बेटा, लास्ट स्टेप में हम क्या चेक करेंगे, वो सबसेक्शन 1 वाला केस है या सबसेक्शन 2 वाला केस है। अगर बेटा सबसेक्शन 1 वाला केस है फिर तो एलजीएस अलाउड ही नहीं है, पर अगर वो सबसेक्शन 2 वाला केस है तो उस केस में बेटा एलजीएस अलाउड तो है, पर आपको एसआर पास करना होगा और सामने वाला पर्सन उस पैसे का इस्तेमाल प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए करे। तो बेटा लास्ट बात बच्चों में सीखनी है, क्या सीखनी है कि सर सबसेक्शन 1 में कौन कौन सा केस है और सबसेक्शन 2 में कौन सा केस है। तो बेटा रिलायंस का एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो सबसेक्शन 1 ने क्या कहा, रिलायंस अगर आप अपने डायरेक्टर को या अपनी होल्डिंग के डायरेक्टर को या पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर को एलजीएस देना चाहोगे तो ये एलजीएस सबसेक्शन 1 में अलाउड नहीं है। तो बेटा सबसेक्शन 1 में पहले तो कुछ इंडिविजुअल्स कवर्ड है। कौन कौन से इंडिविजुअल कवर्ड है, रिलायंस का अपना डायरेक्टर, होल्डिंग का डायरेक्टर और सच डायरेक्टर का पार्टनर रिलेटिव। ध्यान रखना बेटा, यहां पर ये जो वर्ड सच डायरेक्टर है, इसमें सच डायरेक्टर का मतलब क्या है, रिलायंस का भी डायरेक्टर और होल्डिंग का भी डायरेक्टर। तो चाहे रिलायंस आपके डायरेक्टर का पार्टनर रिलेटिव हो या आपकी होल्डिंग के डायरेक्टर का पार्टनर रिलेटिव हो, एलजीएस नहीं दे सकते। दूसरे केस में बेटा किसको कवर किया गया, एक पार्टनरशिप फर्म कि रिलायंस आज अगर आप एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म को एलजीएस दोगे जिसके अंदर डायरेक्टर या उनका रिलेटिव पार्टनर है, सर कौन सा डायरेक्टर, अगेन सच डायरेक्टर। और ध्यान रखना बेटा इन दोनों ही क्लॉजेस में सच डायरेक्टर का क्या मतलब है, सच डायरेक्टर मींस डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस या रिलायंस की होल्डिंग। तो आज अगर रिलायंस बेटा किसी ऐसी फर्म के लिए एलजीएस दे रही है जिस फर्म में रिलायंस का अपना डायरेक्टर या होल्डिंग का डायरेक्टर या उनका रिलेटिव पार्टनर निकला, तो ऐसे केस में बेटा ये एलजीएस नहीं दिया जा सकता। फिर आए बेटा सबसेक्शन 2 के 3 केसेस। पहला केस आया, रिलायंस अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को एलजीएस दे रहे हो, आप कहोगे सर प्राइवेट कंपनी के लिए तो एग्जम्पशन है। ध्यान रखना एग्जम्पशन कब होती, अगर लोन देने वाली कंपनी प्राइवेट कंपनी, या तो लोन लेने वाली कंपनी प्राइवेट कंपनी है। तो रिलायंस अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को एलजीएस देना चाह रहे हो, कैसी प्राइवेट कंपनी को, जिसमें सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर। यहां ध्यान रखना बेटा, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनमें जो वर्ड सच डायरेक्टर आ रहा है, इनके अंदर सच डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ ओनली रिलायंस। दैट इज सबसेक्शन 2 में जब लॉ ने डिफाइन किया ना, यहां पर जो केसेस हैं, यहां आपको बस रिलायंस के अपने डायरेक्टर वाला केस देखना है। यहां पर रिलायंस की होल्डिंग के डायरेक्टर का केस कवर्ड नहीं है। दैट इज
ये जो पहले दो केसेस आपने देखे बेटा, ये रिलायंस के अपने डायरेक्टर को भी कवर कर रहे थे और होल्डिंग के डायरेक्टर को भी कवर कर रहे थे। पर आगे के जो ये तीन केसेस हैं, ये सिर्फ रिलायंस के अपने डायरेक्टर को कवर करते हैं, रिलायंस की होल्डिंग के डायरेक्टर को ये कवर नहीं करते। और यहां पर क्या क्या है जी, रिलायंस अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी को एलजीएस दिया है जिसमें आपका डायरेक्टर या तो डायरेक्टर है या मेंबर है, तो आप फंस जाओगे। या रिलायंस आपने किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को एलजीएस दिया है, बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी, फॉर एग्जांपल एलआईसी। तो अगर आप किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को एलजीएस देना चाह रहे हो जिसमें आपका डायरेक्टर खुद या दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलकर कम से कम 25% की टोटल वोटिंग पावर रखता हो, या रिलायंस आप किसी भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट को एलजीएस देना चाह रहे हो जिसके डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर आपकी कंपनी के डायरेक्टर के हिसाब से काम करने को बाध्य है, मतलब कंपनी तो दूसरी है, डायरेक्टर भी अलग है, पर वो चलते हैं आपके डायरेक्टर के हिसाब से हैं, तो बेटा ये तीनों केसेस में क्या एलजीएस दिया जा सकता है? ध्यान रखना, हां, बस आपको एसआर पास करना है और प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए उसका इस्तेमाल होगा। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, क्लास में एक पूरा लेक्चर लगता है इसको समझने के लिए, यहां तो मुझे फास्ट जाना पड़ेगा, पर ध्यान रखना इन्हीं स्टेप से आप ये वाला सेक्शन अप्लाई करते हो। स्टेप 1, आपका केस इस सेक्शन के दायरे में आ भी रहा है या नहीं। स्टेप 2, आपके लिए कोई एग्जम्पशन है या नहीं। स्टेप 3, आपका केस इन 4 एक्सेप्शंस में फॉल करता है या नहीं। एंड फाइनली स्टेप 4, अगर आपका केस सबसेक्शन 1 वाला है, एलजीएस दिया नहीं जा सकता, सबसेक्शन 2 वाला है, एलजीएस आप दे तो सकते हो, पर ऐसे केस में आपको एसआर या प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार भी आप फुल स्क्रीन कर देना प्लीज। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 185, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, इसको ध्यान रखना बेटा। और एक और छोटी सी बात बस, लेट सपोज रिलायंस आज बेटा किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी को एलजीएस दे रही है, लोन दे रही है, जिसमें उसका डायरेक्टर या मेंबर है, तो बेटा रिलायंस तो इस सेक्शन का ध्यान रखेगी, पर क्या उस प्राइवेट कंपनी को भी किसी सेक्शन का ध्यान रखना पड़ सकता था? रख सकता था बेटा, 180 का, पर 180 प्राइवेट कंपनी के लिए एग्जम्प्ट है। पर आज अगर रिलायंस किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट, लेट से पब्लिक कंपनी को कोई लोन दे रही है जिसमें उसका डायरेक्टर बाकी डायरेक्टर के साथ मिलकर 25% होल्ड कर रहा है, तो बेटा ऐसे केस में रिलायंस तो 185 का ध्यान रख रही है, पर वो वाली बॉडी कॉर्पोरेट किसका ध्यान रखेगी? 180 का। आई होप आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा आपका 185। एंड लास्ट में बेटा एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस यहां पर आया। इस केस के अंदर क्या हुआ, कंपनी के एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो कंपनी की रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंपनी की ही प्रॉपर्टी में रह रहे थे। वहां रहते रहते उनको प्रॉपर्टी इतनी पसंद आई, उन्होंने कहा कंपनी आप मुझे प्रॉपर्टी बेच दो। कंपनी ने कहा जी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये पकड़ो 60 लाख रुपए, बाकी 40 लाख रुपए मैं 3-3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा। तो बेटा क्या वो इस सेक्शन के अंडर आपका एलजीएस के अंदर काउंट हो जाएगा? तो लॉ ने कहा नहीं। लॉ ने कहा जी इस सेक्शन के अंदर अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी इस टाइप से इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेच रहे हो, वो इस सेक्शन के दायरे से बाहर है, फ्री डी आदर्शी मेहता। पर बेटा अगर इसी केस में कंपनी अपने डायरेक्टर को अपने कुछ रॉ मटेरियल या गुड्स उधार पर बेचना स्टार्ट कर दे और कह रहे ठीक है डायरेक्टर, आप उधार पर ये माल पकड़ो, जाकर के मार्केट में बेच लीजिएगा, और ऐसे केस में उधार पर आपने लेट से 1 करोड़ का माल बेचा है बेटा, तब क्या ये सेक्शन लग जाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि ध्यान रखना बेटा ये सेक्शन लोन के साथ साथ आपका बुक डेट्स पर भी अप्लाई कर जाता है। बुक डेट्स का यहां पर क्या मतलब आया? तो जी अगर तो कंपनी अपना कोई कैपिटल एसेट इस टाइप से इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेच रही है, तो इस सेक्शन की वजह से वो तो बाहर हो जाता है, पर कंपनी ने अगर अपने रॉ मटेरियल या कुछ गुड्स बुक डेट्स के फॉर्म में एज अ डेटर उन्हें बेचे हैं, तो ध्यान रखना बेटा उस पर भी ये सेक्शन कवर हो जाता है। तो अगर आपने गुड्स वगैरह उधार पर बेचे, बुक डेट है, वो भी सेक्शन के दायरे में आता है, पर अगर कंपनी ने यहां पर बेटा कोई कैपिटल एसेट बेचा है, वो इस सेक्शन के दायरे से बाहर है। बस ध्यान रखना बेटा, मैं ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं करना चाहूंगा, पर बताना पड़ेगा। अगर आप अपना इस टाइप से कोई प्रॉपर्टी अपने डायरेक्टर को इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेच रहे हो, तो बेटा 185 के दायरे से तो वो बाहर हो गई, पर क्या यहां पर आपको 188 का ध्यान रखना पड़ सकता है? यस, यहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सेक्शन बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि डायरेक्टर आपके लिए एक रिलेटेड पार्टी है, उसको अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हो, ये 188 के दायरे में आ सकता है। तो इवन दो इस सेक्शन से तो बच जाओगे, पर किसी दूसरे सेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा आपका सेक्शन 185, एलजीएस टू डायरेक्टर या सम पर्सन जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। और जैसे ही बेटा ये सेक्शन खत्म होता है, एक और भारी भरकम सेक्शन आपके लिए आ जाता है 186। तो बेटा जो सेक्शन 186 है, इसने प्राइमरली 2 बातें करी। एक तो ये बात करता है कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, और दूसरी बेटा ये बात करता है एलजीएसआई। तो पहले तो बेटा यहां इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करते हो। इसने क्या कहा, किसी भी कंपनी की आज के दिन में मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी होना ही अलाउड है। सर लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब आज अगर एच को एक टारगेट कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, तो बीच में बेटा एक इन्वेस्टमेंट कंपनी आ सकती है, दूसरी आ सकती है, तीसरी नहीं आ पाएगी। तो ये 2 ही इन्वेस्टमेंट कंपनी आपका होना अलाउड है। पर ध्यान रखना लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है लेयर पर, कि जी लेयर नहीं हो सकती। तो लेयर का मतलब हॉरिजॉन्टल लेयर, तो हॉरिजॉन्टल लेयर में जितनी मर्जी कंपनीज आए चलेगा,
पर वर्टिकली जो हम बात कर रहे हैं उसमें 2 ही इन्वेस्टमेंट कंपनी होना यहां पर अलाउड है। और बेटा बचपन में सेम बात आपने सब्सिडरीज कंपनी के लिए भी पढ़ी थी, तो जब आप सब्सिडरी कंपनी के लेयर वाली बात अगर डिटेल में पढ़ोगे, वो क्या कहता है, सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन पढ़ते वक्त आपको 186 का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन दोनों सेक्शन को हम कंबाइन करके प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके टोटल एसेट्स के एटलीस्ट 50% एसेट कैसे होंगे, इन्वेस्टमेंट एसेट। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, डिबेंचर, ये वाले एसेट होने चाहिए, या आपकी 50% ऑफ द टोटल इनकम होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट इनकम, कि आपने इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, रॉयल्टी से वहां से कमाई करी हो। इस पर भी एक बार सवाल आया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट भी बेटा आप ध्यान रखेंगे। बस अगली बात क्या है कि अगर आप इंडिया के बाहर कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हो और फॉरेन लॉज आपको इन्वेस्टमेंट कंपनीज की ले रखना अलाउ कर दे, चलेगा। या अगर बेटा इंडिया का ही कोई लॉ स्पेसिफिकली आपको इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज ओपन करना अलाउ कर दे, तब भी ये सेक्शन की बात आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, वो रहेगी एग्जम्प्ट। मतलब फॉरेन लॉ या इंडियन लॉ स्पेसिफिकली आपको इजाजत दें, तब आप 2 से ज्यादा लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी ओपन कर पाओगे। तो बेटा एक तो इस सेक्शन की बात आई इन्वेस्टमेंट लेयर्स की। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये सेक्शन करता है, वो करता है एलजीएसआई। एलजीएसआई का यहां पर क्या मतलब है कि कंपनी लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। सर ऑलरेडी हमने सेक्शन 185 पढ़ा जिसमें कंपनी लोन, गारंटी, सिक्योरिटी कर रही थी, तो सर दोनों में क्या अंतर है? तो बेटा सबसे पहले एलजीएस जब भी कोई कंपनी करेगी वो 185 पढ़ेगी और वो देखेगी कि जी क्या 185 में ये एलजीएस देने पर कोई रोक तो नहीं है। पर एक बार अगर आप 185 से गुजर आए, उसके बाद बेटा आप लगाते हो 186। और 186 कब लगता है? जब कंपनी एलजीएसआई देना चाह रही है किसी भी पर्सन को। तो ध्यान रखना, जब भी बेटा एक कंपनी प्रैक्टिकली एलजीएस करती है, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, तो पहले वो 185 पढ़ करके देखती है कि जी मेरा केस कहीं 185 में तो नहीं फंस जाएगा। तो एक बार अगर आप 185 से निकल करके आ गए तो आप लेना एक चैन की सांस, पर फिर आपको 186 जरूर अप्लाई करना पड़ जाएगा, बिकॉज ये सारी एलजीएसआई पर अप्लाई करता है। चाहे कंपनी जिस मर्जी पर्सन को एलजीएसआई दे, बस एक पर्सन यहां पर एग्जम्प्ट है, कौन? कंपनी का एम्प्लॉय। तो अगर बेटा कंपनी आज अपने एम्प्लॉय के लिए एलजीएस कर रही है, ऑब्वियसली एम्प्लॉय में इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं सकती, उसके कोई शेयर थोड़ी ना। तो आज अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट देना चाह रही है, वो इस सेक्शन के दायरे से बाहर है। वरना सारे केसेस आपके सेक्शन में कवर है, और सेक्शन ज्यादा टफ नहीं है। सेक्शन क्या कहता है? कंपनी अगर एलजीएसआई करना चाह रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं, बस एलजीएसआई करने के लिए आपको इस सेक्शन की 6 कंडीशंस को करना पड़ता है पूरा। तो ध्यान रखना बेटा, एलजीएसआई करना बिल्कुल अलाउड है, पर एलजीएसआई करने के लिए आपको 6 कंडीशंस मीट करनी है। क्या क्या 6 कंडीशन है बेटा? ध्यान से समझना। सबसे पहली कंडीशन, कंपनी आपको यूनानिमस रिजोल्यूशन डायरेक्टर से पास करवाना पड़ेगा। ध्यान रखना बेटा, कंपनी अगर 1 भी रुपए की एलजीएसआई करती है, ये यूनानिमस रिजोल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। चाहे एलजीएसआई लिमिट से ज्यादा है, कम है, नहीं फर्क पड़ता, डायरेक्टर से तो आपको यूनानिमस रिजोल्यूशन करवाना ही पड़ेगा। और बेटा यूनानिमस रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, हमने सीखा था। तो बेटा यूनानिमस रिजोल्यूशन मींस आज अगर कंपनी में 10 डायरेक्टर है, बोर्ड मीटिंग बुलाई, मीटिंग में 8 डायरेक्टर आए, तो जितने भी डायरेक्टर मीटिंग में आए बेटा, सबका कंसेंट हमें चाहिए। अगर 8 डायरेक्टर मीटिंग में आए थे, 7 फेवर में है, 1 अगेंस्ट में, यूनानिमस पास नहीं होगा। सर 7 फेवर में है और 1 ने वोट ही नहीं डाला, तो बेटा तब भी यूनानिमस पास नहीं होगा। ये भी इस रूल की एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर मीटिंग में आकर वोट नहीं कर रहा, भाड़ में जाए, पर यहां ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि लॉ ने कहा यूनानिमस का मतलब क्या है, जितने भी डायरेक्टर मीटिंग में आए हैं सबका पॉजिटिव कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना बेटा, इस सेक्शन की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपको यहां पर यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करवाना है, और यह हमेशा पास होगा, चाहे एलजीएसआई विद इन लिमिट है और लिमिट से ज्यादा। अब यहां पर बेटा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, सेक्शन 186 को क्या कह रहा है, कंपनी अगर एलजीएसआई करना है तो आपको डायरेक्टर्स का यूनानिमस रिजोल्यूशन चाहिए। और बेटा साथ में ध्यान रखना, पूरे लॉ में डायरेक्टर का यूनानिमस रिजोल्यूशन सिर्फ 3 जगह चाहिए होता है। एक बचपन में आपने डिपॉजिट के चैप्टर में पढ़ा था, एक अभी आपने पढ़ा, और एक बाद में हम सीखेंगे सेक्शन 203 में। तो यहां पर बेटा दूसरी बार हमारा यूनानिमस रिजोल्यूशन का काम आया है। जो इंटरेस्टिंग बात है क्या है, 186 कह रहा है एलजीएसआई के लिए यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करवाओ। पर बेटा अभी हमने सेक्शन 179 रिवाइज किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा, क्लॉज डी, ई एंड एफ। तो उसमें क्लॉज ई एंड एफ कौन सा था, इन्वेस्टमेंट करना, और एफ कौन सा था, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। और वो सेक्शन क्या कह रहा था, एलजीएसआई करने की पावर कंपनी आप डेलीगेट भी कर सकते हो। दैट इज, इसने क्या कहा कि कंपनी एलजीएसआई देने की पावर यू कैन डेलीगेट एज वेल। तो डायरेक्टर्स को पावर है डेलीगेट करने की। तो बेटा ये सेक्शन कह रहा है यूनानिमस रिजोल्यूशन चाहिए बोर्ड मीटिंग में, ये कह रहा है डेलीगेट भी कर सकते हो। क्या दोनों कॉन्ट्रारी हैं? यस। प्रैक्टिकली बेटा हम इस पर लगाते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, और हम क्या कहते हैं जी कि अगर डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर दें,
तब वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं। तो दोनों बातों को अगर हम मिक्स करके पढ़े तो क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा कि अगर डायरेक्टर्स का यूनानिमस रिजोल्यूशन पास हो जाए देन दे कैन डेलीगेट देयर पावर टू डू एलजीएसआई। पर बेटा यहां पर इंस्टीट्यूट ये इंटरप्रिटेशन नहीं लगाता, प्रैक्टिकली इंटरप्रिटेशन फॉलो होती है। पर आईसीआई ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें आईसीआई का आंसर देता है कि जी इवन दो 179 डेलीगेट करने की बात कर रहा है, पर क्योंकि 186 के हिसाब से यूनानिमस चाहिए इसलिए ये काम डेलीगेट नहीं हो सकता। तो ये इंस्टीट्यूट के आंसर्स हैं, पेपर में आप भी लिखना, पर बेटा ये ठीक नहीं है बिकॉज प्रैक्टिकली यूनानिमस रेजोल्यूशन अगर डायरेक्टर पास करके कह रहे जी चलो हम एमडी को कह रहे हैं आप एलजीएसआई कर लेना, तो ये चीज वैलिड होनी चाहिए। दोनों सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स यहां पर मीट हो गई हैं, तो ध्यान रखना बेटा, इस चीज का ध्यान प्रैक्टिकली आपको रखना चाहिए। तो यह आया बेटा आपका पॉइंट, आई होप इसको आप लिंक कर गए हो, ये मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। एनीवेज सेक्शन 186 ने कहा कंपनी अगर एलजीएसआई आप करना चाह रहे हो, पहली कंडीशन तो बेटा क्या आई, आपको डायरेक्टर्स का यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या कह रही है भाई कि कंपनी अगर थोड़ा थोड़ा एलजीएसआई करना है तो डायरेक्टर्स खुद कर लेंगे, पर अगर कंपनी आप लिमिट से ज्यादा एलजीएसआई करना चाहोगे तो पहले आपको मेंबर से एसआर भी पास करवाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना बेटा, डायरेक्टर्स अगर एक लिमिट से ज्यादा अपनी कंपनी का पैसा किसी दूसरे इंसान को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट के तौर पर दे रहे हैं तो उन्हें पहले मेंबर से पूछना पड़ेगा। और बेटा इस सेक्शन की लिमिट कितनी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेक्शन ने कहा जी लिमिट होगी या तो 60% ऑफ द पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट इज इन तीनों चीजों का 60%, या इसमें से पेड अप कैपिटल को हटाकर आप इन दो चीजों का देखना 100%। तो या तो तीन चीजें देख रहे हो तो बेटा परसेंटेज कम देखेंगे 60%, और दो चीजें देख रहे हो तो परसेंटेज ज्यादा है 100%। तो 60% ऑफ द पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, या 100% ऑफ द फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस ध्यान रखना यहां पर है विच एवर इज मोर। बच्चा यहां गलती करता है क्योंकि लॉ में जनरली लिमिट होती है विच एवर इज लेस, पर यहां क्या है विच एवर इज मोर। तो आप ये दोनों लिमिट्स निकालना, जो भी हायर आएगा, अगर कंपनी की एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड एलजीएसआई इस लिमिट तक है तो आपका काम चल जाएगा, वरना आपको एसआर पास करना पड़ेगा। इसलिए बेटा मैंने क्या कहा, अगर एलजीएसआई चाहे विद इन लिमिट है या लिमिट से ज्यादा, यूनानिमस रिजोल्यूशन तो हमेशा चाहिए, पर अगर लिमिट से ज्यादा हुई तो साथ में आपको क्या चाहिएगा, एसआर। तीसरी कंडीशन बेटा फिर क्या आई, अगर कंपनी आपने किसी पीएफआई से कोई टर्म लोन ले रखा है तो एलजीएसआई करने से पहले उससे भी पूछ लेना। उससे क्यों पूछ रहे सर, उससे लोन का पैसा लिया और ये पैसा आगे किसी को चिपका दिया इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो इसलिए अगर किसी पीएफआई का टर्म लोन है उसका भी अप्रूवल लेना। पर उससे अप्रूवल लेने से बेटा आप बच सकते हो, कब बच सकते हो, अगर जो आप एलजीएसआई करने वाले हो वो विद इन लिमिट है, दैट इज आपने जो 60 और 100 की लिमिट देखी, अगर सिर्फ इस लिमिट तक रहकर कंपनी एलजीएसआई कर रही है तो आपको पीएफआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपने उनके पैसे का कोई डिफॉल्ट ना कर रखा हो। तो बेटा इसका क्या मतलब है, अगर कंपनी लिमिट से ज्यादा एलजीएसआई करेगी तो हमेशा पीएफआई से पूछना है। एलजीएसआई विद इन लिमिट करेगी और उनका डिफॉल्ट कर रखा है उनसे पूछना पड़ेगा, पर एलजीएसआई विद इन लिमिट है और इनका कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो पीएफआई के अप्रूवल की तीसरी कंडीशन से आप बच सकते हो। चौथी कंडीशन ने क्या कहा, कंपनी एलजीएसआई कर रहे हो तो कम से कम 1, 3, 5, 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड जितना ब्याज जरूर चार्ज करना, आपने डिपॉजिट का कोई डिफॉल्ट ना कर रखा हो, और कंपनी एलजीएसआई का आप एक रजिस्टर मेंटेन करिएगा। तो ये 6 कंडीशन पूरी करके बेटा कंपनी कर सकती है एलजीएसआई। पर आपको क्या सर, कुछ तो कंपनीज ऐसी होती है जिनका काम ही एलजीएसआई करना है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो क्या वो भी बार बार एलजीएसआई करने से पहले ये सारी कंडीशन पूरी करती रहेंगी क्या? लॉ ने कहा नहीं, लॉ ने बेटा लाया यहां पर एक सबसेक्शन 11 और यहां पर दी गई बेटा कुछ लिस्ट, और जो लिस्ट या कंपनीज यहां पर कवर्ड हैं वो इस सेक्शन की 6 की 6 कंडीशन से एग्जम्प्ट है। और लिस्ट ने क्या कहा बेटा, पहला लिस्ट में कवर हुआ एलजीएसआई बाय बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो अगर ये कंपनी एलजीएसआई करेंगी उन्हें ये सेक्शन की कंडीशन नहीं देखनी। अगला एलजीएसआई बाय कंपनी एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग या प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उन्हें भी ये कंडीशन नहीं देखनी। तीसरा बेटा इन्वेस्टमेंट बाय एनबीएफसी, और एक ऐसी एनबीएफसी जिसका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जांपल टाटा सन्स, वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसी एनबीएफसी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है वो भी सेक्शन के दायरे से बाहर है। अगला जी इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है बेटा वो इन्वेस्टमेंट करेगी, वो भी एक्सक्लूडेड है। और ये लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट्स इशू की कंपनी, अगर आप कंपनीज एक्ट के सेक्शन 62(1)(a) के राइट्स इशू में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चलेगा। सर ये वाला पॉइंट कब लगेगा, लेट्स सपोज बेटा रिलायंस ने आज कुछ शेयर्स खरीद रखे थे और रिलायंस ने लेट्स से बेटा इन्फोसिस के अंदर 1 लाख शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, ये इन्वेस्टमेंट उसकी चली हुई आ रही थी। आज इन्फोसिस बेटा लेकर के आई 1:1 का राइट इशू। अब दिक्कत क्या है, अगर रिलायंस ने राइट्स इशू में पैसा नहीं लगाया, उसकी जो शेयर होल्डिंग है उसकी नेटवर्थ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि राइट्स इशू में अगर आप शेयर नहीं खरीदते हो तो आपकी ओवरऑल वेल्थ रिड्यूस होती है, क्योंकि राइट इशू आने के बाद शेयर का प्राइस टूटता है। तो इसलिए रिलायंस को ये राइट इशू में पैसा लगाना है, दैट इज इसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है। पर बेटा फर्दर इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, एक दिक्कत क्या है, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 6 कंडीशंस पूरी करनी है। बाई चांस कोई कंडीशन मीट नहीं हुई
तो इसके तो पैसे डूब जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा जी, राइट इशू में हम आपको एग्जाम कर रहे हैं, क्योंकि राइट इशू में पैसा लगाना आपका अधिकार है। तो अगर आप राइट इशू में कंपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, उस पर इस सेक्शन की बातें ही नहीं लगेंगी। और बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बातें नहीं लगेगी, इसका क्या मतलब है? राइट इशू में लेट्स से रिलायंस ने इंफोसिस के शेयर्स में 10 करोड़ रुपए लगाए राइट्स इशू में, तो आपको ये 10 करोड़ इस सेक्शन के लिए कभी देखना ही नहीं है। तो ये कंपनी की एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड एलजीएसआई में भी काउंट नहीं होता। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये वाले इन्वेस्टमेंट पर ये सेक्शन ही नहीं लग रहा। मतलब आप फ्यूचर में रिलायंस अगर और कोई एलजीएसआई करोगे, आपको ये 10 करोड़ उसमें काउंट भी नहीं करना। बहुत बढ़िया पॉइंट होता है बेटा, ये बहुत बारीक पॉइंट चलोगे, पर ध्यान रखना राइट इशू इससे एग्जम्प्ट है। सर बोनस इशू क्यों नहीं एग्जम्प्ट है? क्योंकि बेटा बोनस इशू के अंदर कभी पैसा देना ही नहीं पड़ता, वहां तो फ्री में शेयर आ जाता है, तो हमारी जेब से कुछ जाता ही नहीं है, तो सेक्शन की कंडीशंस की बात कभी आएगी नहीं। तो ये कंडीशंस बेटा या ये एक्सेप्शंस है जिनमें आप लॉ की सारी बातों से एग्जम्प्ट हो। और फाइनल बेटा सेक्शन के अंदर आई कुछ एग्जम्पशन, पर ध्यान रखना ये वाली जो एग्जम्पशन आपको यहां दी गई है, ये आपको एग्जम्प्ट करेगी सिर्फ एसआर वाली कंडीशन से। मतलब बाकी की 5 कंडीशन आपको इन 2 केसेस के अंदर पूरी करनी पड़ेगी, बस एसआर की कंडीशन से आप बच जाओगे। तो बेटा किन 2 केसेस में कंपनी को एसआर पास करने की आवश्यकता नहीं है? पहला, अगर बेटा कंपनी एलजीएस दे रही है या तो अपनी वॉस को या जेवी को, तो कंपनी की कोई होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है उसके लिए एलजीएस दी जा रही है, या कंपनी का कोई जॉइंट वेंचर है उसके लिए एलजीएस दे रहा है, एग्जम्प्ट है, या बेटा कंपनी अपनी वॉस में कर रही है इन्वेस्टमेंट। इसको कट शॉर्ट करके अगर मैं कहूं, वॉस के केस में बेटा क्या कवर है? एलजीएसआई चारों कवर है, पर जेवी के केस में बेटा सिर्फ क्या कवर है? एलजीएस कवर है। तो बेटा इस केस में कंपनी आप एसआर पास करने से बच जाओगे। बस यहां पर एक लास्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, बेटा वॉस में इन्वेस्टमेंट तो एग्जम्प्ट है, पर एक चीज का ध्यान रखना, आज रिलायंस पहली बार किसी कंपनी को वॉस बनाने के लिए जब उसके पहली बार शेयर खरीदेगी, क्या वो एग्जम्प्ट है? ना, किसी भी कंपनी को पहली बार वॉस बनाने के लिए जब आप उसका शेयर खरीदते हो वो एग्जम्प्ट नहीं है। एग्जम्प्ट सिर्फ क्या है? एक बार वो आपकी वॉस बन गई, उसके बाद अगर आप उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हो वो एसआर से एग्जम्प्ट है। बहुत माइन्यूट पॉइंट है, आई होप समझ में आ रहा हो कि किसी भी कंपनी को वॉस बनाने के लिए पहले मर्तबा आपने शेयर खरीदा है, वो एग्जम्प्ट नहीं है, वहां तो एसआर चाहिएगा अगर लिमिट टपी। पर अगर एक बार वो आपकी वॉस बन गई, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट करोगे, वो इस सेक्शन के दायरे से बाहर है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 186, वन ऑफ द अनदर ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो बेटा ये सेक्शन 186 भी यहां पर आपका कंप्लीट हुआ। आ जाते हैं फटाफट से अगले सेक्शन 187। ये बड़ा आसान है। 187 बस क्या कहता है? कंपनी आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने नाम में करोगे और अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ही पास होल्ड करके संभाल कर रखना। हावेवर अगर आज बेटा रिलायंस किसी कंपनी को अपनी वॉस बनाना चाह रही है, लेट्स सपोज नीचे कंपनी आ रही है एस लिमिटेड, अगर रिलायंस इसके सारे शेयर अपनी नाम में खरीदेगी तो दिक्कत हो जाएगी। एस लिमिटेड में तो सिर्फ एक ही मेंबर रहेगा, तो मिनिमम मेंबर का रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगा। तो ऐसे केस में लॉ ने क्या कहा? रिलायंस अगर आप किसी कंपनी को अपनी वॉस बनाना चाहते हो तो उस कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए आप कुछ शेयर अपने नॉमिनी के नाम में होल्ड कर लेना। तो बेटा अगर रिलायंस एस लिमिटेड को वॉस बनाना चाहेगी तो रिलायंस मैक्सिमम लेट्स से 99,994 शेयर्स खुद खरीद लेगी, पर बाकी एक एक शेयर वो 6 नॉमिनी को दे देगी और नॉमिनी के नाम में शेयर होल्ड करेगी। ये करना बेटा यहां पर अलाउड है। बस ध्यान रखना, अगर इंटर की एक बात क्लिक कर रही हो, ये करने के लिए रिलायंस को सेक्शन 89 भी कंप्लाई करना पड़ता है कंपनीज एक्ट का, बिकॉज वहां पर शेयर का रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल ओनर अलग है। पर ये एक्सेप्शन यहां पर दी गई। साथ में बेटा इस सेक्शन में 4 और एक्सेप्शन, जब कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट या तो किसी और के नाम में या किसी और के पास होल्ड करवा सकती है। पहले एक्सेप्शन क्या? कि कंपनी आज अगर आप किसी बैंक को अपनी कोई सिक्योरिटी दे देते हो संभालने के लिए ताकि बैंक उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट आपके बिहाफ पर कलेक्ट कर सके, चलेगा। या कंपनी अपने बैंक को सिक्योरिटी दी है ताकि बैंक आपकी सिक्योरिटी को ट्रांसफर करने में मदद करे, चलेगा। या कंपनी आपके पास कुछ शेयर्स थे, आपने उन शेयर्स को प्लेज करके किसी से लोन उठाया, चलेगा। या कंपनी अगर आप डीमेट फॉर्म में कोई शेयर होल्ड करना चाह रहे हो, चलेगा। क्योंकि बेटा डीमेट फॉर्म में जब शेयर होल्ड होगा तो शेयर तो डिपॉजिटरी के नाम पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर्स में डिपॉजिटरी का नाम आता है। तो ये भी यहां पर एक एग्जम्पशन फॉल करती है। तो बेटा ये आपका आता है सेक्शन 187। इसके बाद बेटा 188 आता है रिलेटेड पार्टी का, उस पर मैं बाद में जाऊंगा। 189 पर भी बाद में जाएंगे, पहले लास्ट के कुछ मिसलेनियस सेक्शन निपटा लेते हैं, फिर ये जो 1-2 सेक्शन हमारे बचे हैं 188, 189, 177, 178, इनको लास्ट में निपटाएंगे। सबसे पहले बेटा आ जाते हैं सेक्शन 190। इसने कुछ खास बात नहीं करी, इसने बस क्या कहा? कंपनी आप अपने एमडी या डब्ल्यूटीडी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो राइटिंग में होना चाहिए और उसे आप रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना। कंपनी कह रही जी मैंने राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो लॉने का कोई दिक्कत नहीं है जी, आप एक सिंपल से पीस ऑफ पेपर पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट की मेन टर्म्स एंड कंडीशन है उसे मेमोरेंडम लिखिए और उसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस पर अवेलेबल करवाइए। और बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मेंबर द्वारा इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा और मेंबर कभी भी आकर इंस्पेक्ट कर पाएगा। प्राइवेट कंपनी पर इस सेक्शन की बातें एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 191 बेटा आप पेपर के लिए स्किप कर सकते हो। 192 एक और बड़ा आसान सा सेक्शन आया, इसने बस क्या कहा कि कंपनी आज आप अगर अपने डायरेक्टर के साथ
या अपनी होल्डिंग के डायरेक्टर के साथ या सब्सिडरी या एसोसिएट डायरेक्टर के साथ कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने डायरेक्टर से कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, बदले में अपनी कार दे दी, अपना एक एसेट खरीदा, दूसरा एसेट दे दिया। तो अगर आपने ऐसी कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन लोगों के साथ करनी है, सेक्शन कह रहा है कोई दिक्कत नहीं कंपनी, बस पहले मेंबर से ओआर पास करा लेना। और बाई चांस कंपनी, अगर आप होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग बुलाकर वहां भी आपको ओआर पास करवाना पड़ेगा। अगर इस सेक्शन की बातें टूटी तो बेटा जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ये ट्रांजैक्शन आपकी वॉइडेबल हो सकती है। इस केस में आपका रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा और कंपनी को इंडेमनिफाई किया जाएगा। इसने क्या कहा जी, ट्रांजैक्शन वॉइडेबल है। बाई चांस बेटा आपने डायरेक्टर को जो एसेट दिया था, उस एसेट को डायरेक्टर ने आगे सेल कर दिया, दैट इज यहां पर वो एसेट डायरेक्टर से वापसी लेना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में वो डायरेक्टर कंपनी को इंडेमनिफाई करेगा। और जी अगर किसी ने बोनाफाइड वे में ये ट्रांजैक्शन करी है, वो इस सेक्शन की बातों से बच जाता है। तो ये बेटा कुछ एग्जम्पशंस आई, बहुत ज्यादा ये भी कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। एंड फाइनली बेटा एक सेक्शन 193 आता है, कॉन्ट्रैक्ट बाय ओपीसी। ये किसी चीज की बात करता है कि आज अगर 1% कंपनी, एक और बड़ा मिसलेनियस सेक्शन है कि जी आज अगर 1% कंपनी अपने सिंगल मेंबर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है और वो मेंबर कंपनी में डायरेक्टर भी है, तो कंपनी ऐसे केस में आपके पास क्या चॉइस है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में कर लो, या उसकी मेन टर्म्स एंड कंडीशंस आप एक मेमोरेंडम पर लिख लो, या अगली बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में उसे नोट कर लेना। तो क्या क्या चॉइस है कि या तो कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, अगर राइटिंग में नहीं है तो उसकी मेन बातें आप एक मेमोरेंडम पर लिखकर तैयार करना, या अगली बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में उसे ऐड करना। पर बेटा ये सारी बातें अप्लाई नहीं करेंगी अगर कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रही है। कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट बेटा ये सेक्शन नहीं है। ये वाला सेक्शन भी आप चाहो तो पेपर के लिए स्किप कर देना, बाकी लॉ मेकर ने आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया, बिकॉज 194 एंड 195 आपके सिलेबस से ही हो चुका है या लॉ से ही हो चुका है ओमिट। तो बेटा ये हमारे डायरेक्टर्स का सेकंड चैप्टर है, सारी बातें हमने कवर करी, बस 4 सेक्शन रह गए, 188, 189, 177 एंड 178। सिर्फ 4 सेक्शंस हमारे बच जाते हैं, दैट इज सेक्शन 188, 189, 177 एंड 178। तो आते हैं बेटा अगले सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर पर, दैट इज सेक्शन 188। 8 मतलब बेटा भाई भाई, और भाई भाई की बात आ रही है तो कौन सा सेक्शन है आपका, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड सेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए रहता है। और देखते हैं भाई ये सेक्शन कैसे हमें अप्लाई करना है। तो बेटा ये सेक्शन भी आपको कुछ स्टेप्स में अप्लाई करना पड़ता है। ये सेक्शन अप्लाई करेगा कब, फॉर एग्जाम्पल बेटा कंपनी का नाम आ रहा है वही रिलायंस, और आज रिलायंस कुछ ट्रांजैक्शन कर रही है किसके साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ, तब जाकर आपका ये वाला सेक्शन करता है अप्लाई। तो बेटा ये सेक्शन लगाने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 हम क्या देखेंगे कि रिलायंस ने जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया है क्या वो रिलेटेड पार्टी है भी या नहीं। और बेटा अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो उसके साथ जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो इस सेक्शन में कवर्ड भी है या नहीं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि जी क्या वो रिलेटेड पार्टी है या नहीं। अगर तो बेटा रिलेटेड पार्टी है ही नहीं तो आपको सेक्शन आगे देखना ही नहीं। अगर वो रिलेटेड पार्टी हुई तो ध्यान रखना बेटा सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी के साथ होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस पर नहीं लगता, यहां पर सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करता है। तो क्या वो ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर बेटा स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो आपको सेक्शन आगे देखना ही नहीं, पर अगर वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हुई, सो स्टेप 3 में बेटा आप कैसे बच सकते हो, अगर आप ये ट्रांजैक्शन किस पर कर लोगे, आर्म्स लेंथ प्राइस। तो स्टेप 3 में बेटा सेक्शन से बचने का क्या तरीका होता है कि अगर वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब एक ऐसा प्राइस जो कंपनी किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ चार्ज करती है, तो अगर उस प्राइस पर ट्रांजैक्शन हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर बेटा अगर एएलपी नहीं है तब आपको इस सेक्शन में आगे आना पड़ता है। और बेटा सेक्शन आगे फिर क्या कहता है कि जी क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का यहां पर बैन है, नहीं, सेक्शन ने बस ये कहा जी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से पहले आप बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लेना, और अगर लिमिट से ज्यादा है तो वहां पर आपको मेंबर से भी इजाजत लेनी पड़ेगी, बस सिंपल। तो सेक्शन ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सेक्शन बस ये कहता है जी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जरूरत से ज्यादा करोगे पहले मेंबर से पूछ लेना, क्योंकि डायरेक्टर हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शन करके वो खुद को या अपने कुछ रिलेटिव वगैरह को फायदा पहुंचा दे। तो बेटा इसी फ्लो में ये सेक्शन बना है। तो आते हैं सबसे पहले ये सेक्शन में अप्लाई करने का पहला स्टेप क्या है कि जिसके साथ आपने ट्रांजैक्शन करी वो सेक्शन 2 क्लॉज 76 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी है भी या नहीं। तो बेटा रिलायंस के रिलेटेड पार्टी किस किस को माना जाएगा, एक तो जी रिलायंस के लिए उसके डायरेक्टर और केएमपी और उनके सारे रिलेटिव्स होंगे रिलेटेड पार्टी। दूसरा, रिलायंस के लिए कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म भी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी जहां रिलायंस का डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिलेटिव क्या है, पार्टनर है। या रिलायंस आपके लिए एक ऐसी प्राइवेट कंपनी भी रिलेटेड पार्टी है जहां पर डायरेक्टर, मैनेजर या रिलेटिव ऑफ द रिलायंस क्या है, या तो डायरेक्टर है या मेंबर है। या रिलायंस आपके लिए एक ऐसी पब्लिक कंपनी को भी रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा जिस पब्लिक कंपनी में आपका डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर हो। और ध्यान रखना बेटा यहां पर आया है एंड, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि रिलायंस का डायरेक्टर और मैनेजर उस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर भी है
और साथ में 2% से ज्यादा की पेड अप कैपिटल होल्ड करता है। बस इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर जब पेड अप कैपिटल हम चेक करेंगे उस डायरेक्टर या मैनेजर की, तो उसमें अगर रिलेटिव ने भी कुछ शेयर होल्ड किया वो भी यहां पर हो जाता है क्लब। अगले पॉइंट ने कहा जी रिलायंस अगर आप किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एमडी या मैनेजर आपकी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर के हिसाब से काम करने को बाध्य है, या बेटा कोई भी पर्सन जिसकी एडवाइस पर हमारे डायरेक्टर या मैनेजर काम करने को बाध्य है, जैसे कि सहारा ग्रुप। सहारा ग्रुप में बेटा कुछ कंपनीज में सुब्रतो राय डायरेक्टर तो नहीं थे, पर वो बाकी डायरेक्टर्स को अपनी इशारों पर नचाते थे, तो जी ऐसे केस में सहारा ग्रुप के लिए सुब्रतो राय भी बन जाएंगे रिलेटेड पार्टी। एंड फाइनली बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जी आज रिलायंस अगर आप अपनी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट या को सब्सिडरी या किसी इन्वेस्टिंग एंड वेंचर कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आपके लिए ये सब भी रिलेटेड पार्टी है। बस ये बात बेटा एक प्राइवेट कंपनी के लिए होती है एग्जम्प्ट। इसका क्या मतलब है बेटा, आज अगर रिलायंस कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है बेटा, लेट्स सपोज अपनी होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, तो रिलायंस को ये सेक्शन पढ़ना पड़ सकता है, उस पर ये सेक्शन लग जाएगा। और ध्यान रखना बेटा रिलायंस पर भी लगता है और होल्डिंग पर भी लगेगा, क्योंकि एच लिमिटेड के लिए रिलायंस भी तो उसकी सब्सिडरी है, इसको भी तो सेक्शन 188 पढ़ना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली वो ध्यान रखना कि बाकी कंपनीज का भी आपको ध्यान में रखना है। पर फॉर द टाइम बिंग रिलायंस के लिए बेटा उसकी होल्डिंग, रिलायंस के लिए उसकी सब्सिडरी, रिलायंस के लिए उसकी एसोसिएट, रिलायंस के लिए बेटा उसकी को सब्सिडरी, या रिलायंस के लिए बेटा इन्वेस्टिंग और वेंचरर कंपनी। यहां इन्वेस्टिंग और वेंचरर कंपनी का क्या मतलब है, कोई भी ऐसी कंपनी बेटा जिसने रिलायंस के अंदर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एक्सरसाइज किया, मतलब उसने रिलायंस में इतना इंफ्लुएंस रखा हुआ है जिसकी वजह से रिलायंस उसकी एसोसिएट है या जिसकी वजह से रिलायंस उसकी जेवी है, तो इसको हम बोल देते हैं बेटा हमारी वेंचरर या इन्वेस्टिंग कंपनी। ध्यान रखना बेटा एसोसिएट का रिलेशन वन वे होता है कि इस कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल बेटा ये कंपनी का नाम है पेरेंट लिमिटेड, तो पेरेंट लिमिटेड ने रिलायंस के अंदर 20% वोटिंग पावर एक्वायर कर ली, तो पेरेंट लिमिटेड के लिए रिलायंस एसोसिएट तो होती है, पर रिलायंस के लिए पेरेंट लिमिटेड एसोसिएट नहीं होती। पर ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी जरूर है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के सेक्शन में इस रिलेशन को बोथ वेज कवर किया गया। आई होप ये बात मैंने आपको क्लास में बताई थी, याद होगी कि वैसे एसोसिएट का रिलेशन वन वे होता है, पर रिलेटेड पार्टी ने दोनों को यहां पर कवर किया कि जी अगर आपके लिए आपकी एसोसिएट कंपनी वो भी रिलेटेड पार्टी है, और एसोसिएट कंपनी में जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एसोसिएट में वो भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा रिलेटेड पार्टी का रिलेशन आपको बोथ वेज देखना। पर ये पॉइंट प्राइवेट कंपनी के लिए एग्जाम्पल है। इसका क्या मतलब है, आज अगर आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड अपनी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, को सब्सिडरी इनमें से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो जी आईजीपी के लिए ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं करता। पर बेटा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखना है यहां पर, लेट्स सपोज बेटा कंपनी है एच लिमिटेड और आज आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है, और आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड अपनी होल्डिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है, तो बेटा नॉर्मली प्राइवेट कंपनी के लिए उसकी होल्डिंग कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं होती, पर यहां आईजीपी के लिए एच लिमिटेड रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी बेटा, क्योंकि आईजीपी वैसे तो प्राइवेट कंपनी है, पर क्योंकि ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन गई, तो नाउ इट इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी, तो इस पर पब्लिक कंपनी जैसा ही कानून लगेगा, इसको इस एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलता। आई होप ये पॉइंट भी आपने करेक्ट किया हो, क्लासेस में हमने कवर किया हुआ है बेटा। एनीवेज किसी भी कंपनी के लिए उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, को सब्सिडरी, इन्वेस्टिंग या वेंचरर कंपनी रिलेटेड पार्टी होती है, पर ये वाला पॉइंट आपका प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं करता। एंड लास्टली भाई रूल्स ने एक और केस को कवर किया कि जी किसी भी कंपनी के लिए डायरेक्टर या केएमपी ऑफ द होल्डिंग कंपनी और उनके रिलेटिव भी रिलेटेड पार्टी है, बस ये वाला पॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कवर नहीं करता। तो रिलायंस के लिए उसकी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, केएमपी और उनके रिलेटिव्स भी रिलेटेड पार्टी है, बस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस दायरे के अंदर कवर नहीं होता। तो बेटा स्टेप 1 में तो हम ये चेक करेंगे कि जी आप रिलेटेड पार्टी हो भी या नहीं। अगर आप रिलेटेड पार्टी बन गए तो स्टेप 2 में हम क्या चेक करेंगे कि आपने रिलेटेड पार्टी के साथ ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस करी हो। कौन कौन सी बेटा स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, सबसे पहला सेल, परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स, या सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, या लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, या अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस। तो बेटा क्लॉज ए गुड्स का था, क्लॉज डी सर्विसेज का आया। बी और सी दोनों प्रॉपर्टी का है, पर बी वाले क्लॉज में सेल परचेज कवर्ड है और क्लॉज सी में लीज कवर्ड है। और बेटा क्लॉज ई किसको चीज को कवर करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। बस ध्यान रखना बेटा यहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट कौन सा कवर्ड है, सिर्फ ए, बी एंड डी वाला। इसका क्या मतलब है भाई कि आज अगर बेटा कंपनी को कुछ गुड्स खरीदने थे और कंपनी ने बीच में डायरेक्टर या उसके बेटे को एजेंट की तरह रखा हुआ है कि आप एजेंट के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं कमीशन दूंगा, ये सेक्शन लग जाएगा। रिलायंस को बेटा आज कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी और उसने डायरेक्टर के बेटे को यहां पर कह रखा है जी आप एजेंट बनके, प्रॉपर्टी डीलर बनके मेरे को प्रॉपर्टी दिलाओ, बीच में कमीशन दूंगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। लाइकवाइज रिलायंस को कोई सर्विस चाहिए, बीच में कोई एजेंट आया और एजेंट अगर रिलेटेड पार्टी है, सेक्शन लग जाएगा। पर बेटा आज रिलायंस को कोई प्रॉपर्टी लीज पर लेनी है और वो लीज पर प्रॉपर्टी रिलायंस जिससे ले रही है, बीच में कोई रिलेटेड पार्टी एज एन एजेंट ये काम करवा रहा है, ये इस सेक्शन में कवर्ड नहीं है। मतलब लीज पर प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर एजेंट आपने किसी रिलेटेड पार्टी को रखा है, वो इस सेक्शन के दायरे से बाहर है।
अगला आता है बेटा अपॉइंटिंग टू द ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ओपीपी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ओपीपी का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज बेटा रिलायंस में आज उसका डायरेक्टर काम कर रहा है, तो बेटा रिलायंस में डायरेक्टर सैलरी तो ले रहा है, तो क्या अगर ये डायरेक्टर सैलरी ले रहा है तो क्या ये सैलरी लेना इस सेक्शन में कवर्ड है? नहीं, वो ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सैलरी लेना तो अगले चैप्टर में रेगुलेटेड है कि डायरेक्टर कितनी सैलरी ले सकता है। तो इसलिए डायरेक्टर अगर सैलरी आप लेते हो उसके लिए आप ओपीपी नहीं हो। पर बेटा आज रिलायंस को ना मार्केटिंग मैनेजर की आवश्यकता पड़ गई और डायरेक्टर कह रहा है जी मैं ही मार्केटिंग मैनेजर की भी सर्विसेज दे देता हूं। अगर बेटा डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर का काम फ्री में संभाल ले तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि रिलायंस की जेब से कुछ गया नहीं। पर अगर कंपनी में कोई ये दूसरा ऑफिस होल्ड करने के लिए रिलायंस इस डायरेक्टर को बेटा कुछ भी एक्स्ट्रा पे करती है तो बेटा ये कहला जाएगा ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि डायरेक्टर एक रिलेटेड पार्टी है और आज आपने कंपनी में उसको डायरेक्टर रेम्युनरेशन के अलावा किसी काम के लिए कोई भी पेमेंट करी तो वो ओपीपी होगा। या बेटा लेट्स सपोज आज रिलायंस है, वो अपने डायरेक्टर का बेटा है, उसे अपने यहां मार्केटिंग मैनेजर के रोल पर रखना चाह रही है, तो बेटा क्या डायरेक्टर का बेटा रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर्ड है? यस, डायरेक्टर का रिलेटिव कवर्ड है। तो आज बेटा अगर इनका बेटा कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रोल पर आता है और कंपनी से लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी ले रहा है, क्या ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगा? यस, बिकॉज ये भी क्या है? ओपीपी। तो ओपीपी का इंटेंशन क्या है कि कंपनी रिलेटेड पार्टीज को अपने यहां कोई ऑफिस या प्लेस देती है जिसके लिए वो प्रॉफिट कमाकर लेकर जा रहे हैं। तो यहां घपलेबाजी होने के आसार है कि कंपनी ने ज्यादा पैसा ना पे कर दे, जो एएलपी से भी ज्यादा बन रहा है वो ना पे कर दे, तो इसलिए ये सेक्शन इसको रेगुलेट करता है। तो ओपीपी का क्या मतलब है? अगर वो ऑफिस आपने डायरेक्टर को दिया तो अगर डायरेक्टर अपनी एक्चुअल रेम्युनरेशन के ओवर एंड अबव कुछ भी चार्ज करेगा ओपीपी है। अगर आपने थर्ड पर्सन को ही ऑफिस दिया है तो जी अगर उस केस में उसने कुछ भी पैसा चार्ज किया है वो हो जाएगा आपका ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट। और लास्टली बेटा अंडर राइटिंग, कि अगर कंपनी ने रिलेटेड पार्टी की हेल्प लेते हुए कभी भी अपनी सिक्योरिटीज को अंडरराइट किया तो उसके लिए आप जो कमीशन पे करोगे वो भी इस सेक्शन के दायरे में कवर्ड है। बस अगर आपकी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आ जाती है, बचने का बेटा क्या तरीका था? आप उसको कर लीजिए आर्म्स लेंथ प्राइस पर। तो अगले पॉइंट ने यही कहा जी एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन आपका अप्लाई नहीं करेगा अगर ट्रांजैक्शन या एएलपी पर। एक छोटा सा बेनिफिट सेक्शन में और क्या दिया गया कि बेटा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आप लिमिट से ज्यादा करते हो ना तो ओआर पास करना पड़ता है, पर ओआर पास करने से कंपनी बच सकती है अगर उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करी है अपनी वॉस के साथ। क्या बेटा कंपनी के लिए उसकी वॉस भी रिलेटेड पार्टी है? यस। तो अगर आप वॉस के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो बच जाओगे। कब बचोगे? जिसके अकाउंट्स यहां पर किए जाएंगे कंसोलिडेट। तो ध्यान रखना बेटा ये यहां पर एक्सेप्शन में फॉल करेगा। तो बेटा इस तरीके से सेक्शन अप्लाई करेगा। अगर आप सेक्शन में फंस गए, क्या सेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने से मना कर रहे हैं? नहीं, सेक्शन ने बस क्या कहा है आपको बोर्ड मीटिंग में इसका अप्रूवल लेना है और अगर रिलेटेड पार्टी के साथ आपने जो ट्रांजैक्शन करी वो इन लिमिट से ज्यादा हुई तो जी ऐसे केस में आपको मेंबर से ओआर पास करवाना पड़ेगा। लिमिट कितनी है बेटा? अगर गुड्स खरीदने बेचने या उसके लिए एजेंट अपॉइंट हुआ है और वो ट्रांजैक्शन हुई है 10% ऑफ द टर्नओवर या उससे ज्यादा, या बेटा प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए एजेंट अपॉइंट किया 10% ऑफ द नेटवर्थ या उससे ज्यादा। क्लॉज सी बेटा आ गया लीजिंग का, यहां पर एजेंसी कवर्ड नहीं है इसलिए प्लस ई नहीं लिखा हुआ, यहां पर लिमिट आई 10% ऑफ द टर्नओवर और मोर। क्लॉज डी में बेटा लिमिट आई 10% ऑफ द टर्नओवर और मोर। यहां छोटा सा बात रखना, इन सब में ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, लास्ट के 2 पॉइंट्स में ग्रेटर देन है कि जी अगर आपने उन्हें ओपीबी दिया है और आप उन्हें पर मंथ 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पे कर रहे हो तो जी इस केस में मेंबर से पूछना पड़ेगा। और अगर आप उन्हें 1% ऑफ द नेटवर्थ से ज्यादा की अंडरराइटिंग कमीशन दोगे तो इसके लिए आपको मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय वे ऑफ ओआर। बेटा हम अपने डायरेक्टर के बेटे को अंडरराइटिंग कमीशन या ओपीपी देना चाह रहे हैं और लिमिट से ज्यादा देना चाह रहे हैं, तो हमने जनरल मीटिंग बुलाई और जनरल मीटिंग में हम यहां पर वोट करवाना चाह रहे हैं। पता चला डायरेक्टर का बेटा भी मीटिंग में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि डायरेक्टर का बेटा कंपनी के कुछ शेयर्स भी होल्ड करता है। तो बेटा क्या इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर इसके अप्रूवल के लिए क्या डायरेक्टर के उस बेटे को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? नहीं, यही बात लॉ ने कही कि जो इंटरेस्टेड मेंबर है वो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दैट इज अगर आपके साथ कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है और आपके पास बाई चांस कंपनी के शेयर्स भी हैं तो इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर आप इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए वोटिंग नहीं करोगे। पर यह बात बेटा आपकी प्राइवेट कंपनी के लिए एग्जम्प्ट है। जैसे प्राइवेट कंपनी में 184 में डिस्क्लोजर देने के बाद डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लाइकवाइज प्राइवेट कंपनी में एक मेंबर अपना डिस्क्लोजर देने के बाद इस वाले ट्रांजैक्शन पर वोट कर पाता है। तो ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी के केस में मेंबर पार्टिसिपेट कर पाएगा या वो डायरेक्टर का बेटा जनरल मीटिंग में एक और केस में पार्टिसिपेट कर सकता है। कब? अगर कंपनी के बेटा जो 90% मेंबर्स है वो कौन है? रिलेटिव ऑफ प्रमोटर या रिलेटेड पार्टीज। तो अगर कंपनी में 90% लोग ही प्रमोटर या उनके रिलेटिव या रिलेटेड पार्टीज हैं तो बेटा ऐसी कंपनी अगर कोई फायदा पहुंचा भी देगी तो क्या दिक्कत? तो ऐसे केस में भी उन्हें वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल जाता है।
तो बेटा ये दो एक्सेप्शंस यहां पर आती हैं एंड यही आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सेक्शन आता है। सेक्शन अगर आपने ब्रेक किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड, और जी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर या एम्प्लॉय के साथ हुआ है तो उन्हें यहां पर डैमेजेस भी रीइंबर्स करने पड़ जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसके बाद बेटा एक छोटा सा सेक्शन बस 189 और है, इसको देख लेते हैं। ये बस किस चीज की बात कर रहा है, एक रजिस्टर की, कि कंपनी जब भी आप 184 सबसेक्शन 2 वाला कोई डिस्क्लोजर आपका डायरेक्टर दे रहा है या 188 किसी ट्रांजैक्शन पर अप्लाई हो रहा है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना। जैसे ही रजिस्टर में कोई एंट्री होगी अगली बोर्ड मीटिंग में उस रजिस्टर को पेश किया जाएगा और सारे डायरेक्टर उस पर साइन करेंगे। और जब भी कोई डायरेक्टर या केएमपी कंपनी में आएगा या कंपनी छोड़कर जाएगा 30 दिनों के अंदर वो अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देता है। ये रजिस्टर बेटा मेंबर के इंस्पेक्शन के लिए खुला रहता है और एजीएम में आपको मेंबर के आगे इसे पेश करना पड़ेगा। अगर आपकी एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस से कहीं और आई तो मेंबर के आगे आप डेफिनेटली पेश करोगे। ये एक्सेप्शंस यूएमएस के। एंड फाइनली बेटा इस चैप्टर के दो सेक्शंस और आ जाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 177 एंड 178। पहले आते हैं बेटा 177 पर। 177 हमारा डील करता है ऑडिट कमेटी एंड विजिल मैकेनिज्म। सबसे पहली बात बेटा, ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट क्या हर कंपनी में नहीं, किस कंपनी में है, जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने की रिक्वायरमेंट होती है। और बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने की रिक्वायरमेंट किन किन कंपनीज के लिए थी, एक तो हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीएलटी थी 10, 50, 100। दैट इज या तो उसकी पिछले साल की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा थी, या बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज्यादा थी, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा थी। और बेटा एक बार अगर आप ऑडिट कमेटी या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन में फंस जाते हो तो आप चुपचाप 3 साल तक तो इसको फॉलो करते हुए रहिएगा। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जी एक बार फंसे तो 3 साल तो चुपचाप फॉलो करिएगा। 3 साल के बाद कब बच पाओगे, अगर तीनों सालों तक आपकी पीएलटी विद इन लिमिट्स रही होगी तभी आप यहां पर बच सकते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखना बेटा कि ऑडिट कमेटी की जो ये लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स बिल्कुल डिट्टो सेम है किस चीज के लिए, एनआरसी। तो किस किस कंपनी को सेक्शन 178 में एनआरसी बनानी होती है, जिस भी कंपनी को बेटा ऑडिट कमेटी या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होता है, दैट इज जिस जिस कंपनी पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कानून लगता है उस पर ऑडिट कमेटी और एनआरसी का कानून ऑटोमेटिकली लग जाता है। वही सारी कंपनीज यहां पर कवर्ड है। तो ये तो पहली बात है बेटा, ऑडिट कमेटी किस किस कंपनी में चाहिए। अगली बात आई ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो लॉने का जी ऑडिट कमेटी में कम से कम आपको 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, पर इंडिपेंडेंट होने चाहिए मेजॉरिटी। अगर 3 ही डायरेक्टर अपॉइंट किए तो उसमें से 2 इंडिपेंडेंट होंगे, 4 किए तो उसमें से 3 इंडिपेंडेंट होंगे, 5 डायरेक्टर ऑडिट कमेटी पर है तो ऐसे केस में 3 इंडिपेंडेंट होंगे। लेट्स सपोज सर हमने अपने ऑडिट कमेटी के ऊपर, मेरी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ऑडिट कमेटी पर 5 डायरेक्टर अपॉइंट करें, आप कह रहे हो 3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पर सर हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रूल पढ़ा था, रूल 4 कहता था कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का काम सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से चल जाता है। पर बेटा वहां पर हमने एक बात और पढ़ी थी कि अगर ऑडिट कमेटी आपने इस तरीके से बनाई है कि ऑडिट कमेटी में आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, फिर आपको वो ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी कंपनी में अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो या तो ऑडिट कमेटी इस तरीके से बनाओ कि 2 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिट कमेटी से काम चल जाए, पर अगर ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन आपने इस तरीके से किया कि यू रिक्वायर अ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा कि ऑडिट कमेटी में आप जो भी मेंबर्स अपॉइंट करोगे तो मेजॉरिटी मेंबर एज वेल एज जो चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी होगा, दे शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल। तो उन्हें फाइनेंशियल्स पढ़ने की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बेटा इस केस के अंदर ध्यान रखना ऑडिट कमेटी का काम कहीं ना कहीं फाइनेंस फंक्शन के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज उन्हें रहनी चाहिए। और यहीं से बेटा आ गई आपकी पावर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी कि जी ऑडिट कमेटी की क्या पावर्स हैं और ऑडिट कमेटी के क्या फंक्शंस हैं। पहले देख लेते बेटा फंक्शंस। और बेटा ये लिमिट्स को ध्यान रखना क्योंकि आप बाद में सेबी की एलओडीआर रेगुलेशन पढ़ते हो, वहां पर लिस्टेड कंपनी के लिए बातें थोड़ी सी बदल जाती है, तो इसलिए इसको हमेशा उस बात के साथ रख के पढ़िएगा। आते बेटा रोल्स ऑफ ऑडिट कमेटी। क्या पावर है जी, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर कि जी जब भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, सैलरी फिक्स होगी, ऑडिट कमेटी से हमेशा पूछा जाएगा। ऑडिटर हर समय इंडिपेंडेंट रहे, 141 में डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। कंपनी के फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट को इवेल्युएट करना, जो पब्लिक ऑफर से पैसा आया है उसको कंपनी सही से इस्तेमाल कर रही हो, कोई भी आज एसेट खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, वैल्यूएशन हो रही है। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स पर अपनी नजर रखना, कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑपरेट कर रहे हैं इसका ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी में जब भी बेटा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस होंगी उसके लिए आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल आता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहां पर क्या लिखा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है, रिलेटेड पार्टी के साथ जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो ट्रांजैक्शन 188 वाली स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऑडिट कमेटी का अप्रूवल आपको हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए, चाहे वो स्पेसिफाइड वाली है, एएलपी है, यानी इनसे फर्क नहीं पड़ रहा।
एसी का अप्रूवल तो आपको हमेशा लेना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा जब हम सेक्शन 177 पढ़ते हैं, हम आपको एक बात क्या बताते हैं कि जी अगर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 188 वाली स्पेसिफाइड करी हुई है तब भी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए। पर अगर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 188 के अलावा करी, फॉर एग्जांपल बेटा आपने डायरेक्टर को लोन दे दिया, अब डायरेक्टर को लोन देना 188 में कवर्ड नहीं है, पर यहां क्या ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ जाएगा? द आंसर इज यस। बस यहां पर आते हैं बेटा छोटे छोटे कुछ फायदे। पहला फायदा, ट्रांजैक्शन अदर देन 188 मे बी रेफर टू बोर्ड। इस बात का क्या मतलब है? अगर बेटा 188 वाली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ऐसे केस में तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल आना है मैंडेटरी। पर अगर 188 के अलावा कोई रिलेटेड पार्टी है, ऐसे केस में अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो वो बोर्ड को कह सकते हैं जी देखो मैं तो यहां पर शायद अप्रूवल नहीं दे रही, आप देख लेना, आप करना चाहो तो आप ये काम कर पाओगे। तो 188 वाली पर एसी का अप्रूवल मैंडेटरी है। 188 के अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन है वो बोर्ड को डेलीगेट हो सकती है। अगला पॉइंट, फॉर आरपीटी अदर देन 188, तो जी जो 188 वाली आरपीटी है वहां पर तो आपको हमेशा अप्रूवल चाहिए, पर 188 के अलावा वाली अगर आरपीटी है बेटा, अगर ऑडिट कमेटी ऐसी किसी ट्रांजैक्शन को डिसअप्रूव कर दे, इट शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। तो ये वही वाली बात है कि उसको आप बोर्ड को रिकमेंड कर पाओगे। फर्दर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड इफ आरपीटी विद होली ओन्ड सब्सिडरी। मतलब अगर एक कंपनी अपनी वॉस के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है 188 वाली, वहां तो बेटा ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए। पर अगर वो कंपनी बेटा अपनी वॉस के साथ 188 के अलावा वाली कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, यहां एसी के अप्रूवल से आप बच जाते हैं। तो यही डिफरेंस बेटा यहां पर आता है। और एक लास्ट बात यहां पर क्या कही, चाहे ट्रांजैक्शन बेटा 188 वाली है चाहे 188 के अलावा, लॉ ने डायरेक्टर्स को दी एक फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी? कि आज अगर उन्हें इमरजेंसी बेसिस पर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करनी पड़ जाए, तो जी डायरेक्टर आप 1 करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शन बिना ऑडिट कमेटी के प्रायर अप्रूवल के कर सकते हो। पर ये ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको इसे ऑडिट कमेटी से रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। मतलब 1 करोड़ तक की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डायरेक्टर इमरजेंसी बेसिस पर कर सकते हैं, पर बाद में ऑडिट कमेटी से आपको रेक्टिफिकेशन जरूर करवाना है। एंड लास्टली बेटा, फॉर एग्जांपल मारुति लिमिटेड कंपनी है, वो अपने डायरेक्टर के बेटे की कंपनी है, डायरेक्टर की कंपनी है, उससे रेगुलरली स्पेयर पार्ट्स खरीदती है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बेटा साल में कई बार होगी, बिकॉज ये रिपीटेटिव नेचर की है। तो यहां पर बार बार उस कंपनी से स्पेयर पार्ट्स खरीदे जाएंगे और बार बार वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आएगा। तो क्या जी एसी अपना अप्रूवल बार बार देगी? नहीं। लॉ ने कहा जी इस रिपीटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शन के लिए ऑडिट कमेटी आप दे सकते हैं ओमनीबस अप्रूवल। और ओमनीबस अप्रूवल का बेटा यहां पर क्या मतलब आया कि जी ऑडिट कमेटी सबसे पहले तो ओमनीबस अप्रूवल का एक क्राइटेरिया बताएगी। क्राइटेरिया कैसे बताएगी? कि जी जो रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस हैं इस पार्टी के साथ, उसके लिए मैं अप्रूवल दे रही हूं। जब वो अप्रूवल देगी तो अप्रूवल में पार्टी का नाम आएगा, कितने मैक्सिमम अमाउंट की ट्रांजैक्शन बिना एसी से दोबारा पूछे उसके ये आएगा, किस टाइप की ट्रांजैक्शन और कितने ड्यूरेशन के लिए ओमनीबस अप्रूवल दिया जा रहा है, और एक इंडिकेटिव बेस प्राइस कि जब भी मटेरियल खरीदेंगे ये बेस प्राइस है, इससे ज्यादा हम पे नहीं करेंगे, इससे ज्यादा अगर पे करना है तो पहले ऑडिट कमेटी से पूछना पड़ेगा। और अगर किसी केस में बेटा ऑडिट कमेटी को लग रहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिक्वायरमेंट फोर्स ही नहीं हो सकता कि जी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में या साल में उस इंसान से पता नहीं स्पेयर पार्ट्स आएंगे या नहीं, तो जी ऑडिट कमेटी 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन तक के लिए ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है। बस ध्यान रखना ओमनीबस अप्रूवल की वैलिडिटी रहेगी 1 फाइनेंशियल ईयर, और अगर कंपनी किसी रिलेटेड पार्टी को अपनी अंडरटेकिंग बेच रही है उसके लिए ओमनीबस अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। तो ये सारी बातें है बेटा रिगार्डिंग दी ऑडिट कमेटी की ड्यूटीज। ये आ गई बेटा उसकी पावर कि ड्यूरिंग द ऑडिट वो इंटरनल ऑडिटर से उनका स्कोप सेट कर सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर्स के कमेंट्स मंगवा सकती है, रिलेटेड इशू ऑडिटर और मैनेजमेंट से कंसल्ट करेगी। कंपनी के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए वो किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेना चाहे वो भी उन्हें अलाउड है कि थर्ड पार्टी को हायर करके एक प्रोफेशनल एडवाइस दे कैन सीक। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा आपका ऑडिट कमेटी। और इसी सेक्शन में बेटा एक और पॉइंट आता है आपका विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म किस किस कंपनी को बनाना है? एक तो हर लिस्टेड कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, या जिस भी कंपनी की बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा है। तो बेटा अगर तो कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी ही विजिल मैकेनिज्म का काम संभाल लेगी। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो डायरेक्टर्स अपने में से एक डायरेक्टर को डेलीगेट करेंगे, वो विजिल मैकेनिज्म का काम संभालता है। विजिल मैकेनिज्म का काम क्या होता है बेटा? कहीं ना कहीं विसल ब्लोइंग, कि कोई एम्प्लॉय अपनी कंप्लेन विसल ब्लो करने के लिए कंपनी में कोई फ्रॉड बताना चाहता है तो विजिल मैकेनिज्म को आकर बता सकता है, और विजिल मैकेनिज्म उनके विक्टिमाइजेशन को भी रोकेगा कि कल को इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई गलत एक्शन ना लिया जाए। इस चीज का ध्यान विजिल मैकेनिज्म रखता है। और बेटा इस केस में एक्सेप्शनल केसेस में, फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत सीरियस केस हो जाता है,
बड़े लेवल का फ्रॉड है, कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी एज वेल। पर अगर आप इस सेक्शन की पावर का मिसयूज करोगे तो ऑडिट कमेटी आपको रेप्रीमांड भी कर सकती है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना बेटा, जब भी कंपनी आप अपनी ऑडिट कमेटी बनाओगे, उसका डिस्क्लोजर अगर आपकी वेबसाइट है उस पर आना मैंडेटरी है। इस पॉइंट पर सवाल बने हुए हैं तो ध्यान रखिएगा। एंड फाइनली बेटा, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस ह्यूमंगस चैप्टर 178, एनआरसी। सबसे पहली बात बेटा, किस किस कंपनी को बनानी है? जिन्हें भाई ऑडिट कमेटी बनानी थी। एनआरसी का कॉम्पोजिशन कैसा होगा ये ध्यान से देखना। तो जी, जब भी कंपनी आप नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी बनाओगे, उसमें कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपको अपॉइंट करने। ध्यान रखना बेटा, एनआरसी का काम है रेम्युनरेशन वगैरह सेट करना। तो जिन डायरेक्टर्स को, जनरली कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सैलरी मिलती है, तो अगर वही एनआरसी पर आ गए तो वो तो अपनी सैलरी बढ़वा लेंगे। इसलिए लॉ ने क्या कहा, कंपनी जब भी आप एनआरसी बनाओगे, एनआरसी में मिनिमम 3 लोग आपको चाहिए, ज्यादा भी कर सकते हो, पर सारे के सारे लोग कौन होंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यहां पर जगह नहीं मिलेगी। मोर ओवर, जो नॉन एग्जीक्यूटिव यहां पर आएंगे, ध्यान रखना बेटा, उनके एटलीस्ट 50% होंगे इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? अगर हमने एनआरसी पर 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखे, ध्यान रखना, तो इंडिपेंडेंट से काम चल जाएगा। यहां मेजॉरिटी नहीं लिखा, ऑडिट कमेटी में मेजॉरिटी लिखा हुआ था, यहां क्या लिखा है? एटलीस्ट 50%। बस एक एक्सेप्शन यहां लॉ ने दी कि कंपनी, अगर आप चाहो तो आप अपने चेयरमैन को एनआरसी पर अपॉइंट कर सकते हो। चाहे कंपनी का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों नहीं था, वो यहां पर आ पाएगा, पर वो एनआरसी का चेयरमैन नहीं बन सकता। तो वैसा मेंबर एनआरसी को ज्वाइन कर सकते हैं। एनआरसी के फंक्शन क्या होंगे बेटा? नए नए लोगों को डायरेक्टर के पद के लिए नॉमिनेट करना। और बेटा ध्यान रखना, अगर एनआरसी किसी को नॉमिनेट कर रही है, उसका जो नोटिस ऑफ कैंडिडेचर आएगा, वहां आपको 1 लाख रुपए का डिपॉजिट भी देना पड़ता है अंडर सेक्शन 160। अगला जी, लेइंग डाउन द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन इंडिपेंडेंस, फॉर्मुलेटिंग रेम्युनरेशन पॉलिसी एंड बोर्ड रिपोर्ट में पॉलिसी का डिस्क्लोजर। तो यही काम होगा बेटा एनआरसी का। और फाइनली बेटा, अगर किसी भी कंपनी में 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर है, मतलब 600 इक्विटी वाले हैं, 400 प्रेफरेंस वाले, 300 डिबेंचर वाले हैं, तो यहां 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर है, ऐसी कंपनी को एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी भी बनाना मैंडेटरी है, जिसके पास ये इन्वेस्टर्स अपनी ग्रीवियांस लेकर के आ सकते हैं। और लास्टली इसने क्या कहा जी? हेडेड बाय चेयरपर्सन बीइंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अदर मेंबर एज डिसाइडेड बाय बोर्ड। दैट इज, इसमें चेयरपर्सन तो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आएंगे, उसके अलावा किसको अपॉइंट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका चैप्टर नंबर 2। तो बेटा, हमने सुपर फास्ट बेसिस पर पेपर से पहले आपको सारे पॉइंट्स फटाफट रिकंसाइल हो जाए, उस इंटेंशन से ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करी। वीडियो जैसी भी लगी हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड विश यू ऑल दी सक्सेस फॉर योर एग्जाम्स। आगे भी इसी तरीके की वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए बेटा टेक केयर, गुड बाय, बाय।